जर्नल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट हर क्वेश्चन में उल्टे हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आज का ये वन शॉट वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। एवरीबॉडी वेलकम बैक, और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल चैप्टर को, और वो भी एकदम जीरो से। मैं जानता हूं यार तुम्हारे को ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बंदा भी नया है, चैनल भी नया है, वीडियो इतना बड़ा है, हो सकता है तुमने आज तक कोई वन शॉट पूरा देखा ही ना हो। लेकिन ये जो वीडियो है, अगर तुमने इसे पूरा देख लिया ना, फिर चाहे मैं तुम्हें टीएस का क्वेश्चन दे दूं, चाहे डीके का क्वेश्चन दे दूं, तुम उसे पता है कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे ये चैप्टर तुमने पहली बार खोला हो या एग्जाम से एक रात पहले तुम रिवीजन कर रहे हो, ये एक वीडियो तुम्हारे को जर्नल चैप्टर कंप्लीट करा देगी। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट्स में लिखो और आपके भैया आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इस वन शॉट के बाद जर्नल तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स में से एक हो सकता है। अगर आपको टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल दोनों के मेरे पर्सनल हैंड रिटन सॉल्यूशंस चाहिए जो मैं अपनी पेड क्लासेस में देता हूं, तो जल्दी जल्दी आओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अपने भैया को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहां पर मैं एकदम एक्सक्लूसिव वीडियोस ला रहा हूं जिससे तुम्हारी तैयारी एक लेवल और ऊपर हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या हमारे को पैसे की ज़रूरत है? लाइफ में कैश मनी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मन में अभी ये सोच रहे हो कि भैया पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि कल को अच्छी जॉब कर सके, कोई अच्छी स्किल सीखें और अच्छे से पैसा कमाएं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ यार एक्चुअली में तुम पैसा नहीं चाहते हो, तुम पैसे से जो चीज़ें खरीदी जा सकती है वो चाहते हो। मान लो अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम्हारे को पंखा चाहिए, एसी चाहिए, या 500-500 के नोट से तुम ऐसे अपने आप को हवा करोगे। अगर मान लो तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम्हारे को पैसा दे दे, तुम वो अपने ऊपर ओढ़ लो, या तुम्हारे को ब्लैंकेट चाहिए होगा। अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो तुम्हारे को पेन चाहिए होगा, या 500 रुपए के नोट को ही रोल करके लिखने लग जाओगे। अगर तुम्हारे को हेयर कट कराना है तो सैलून जाओगे या 500 रुपए के नोट से बाल काट लोगे। अब तो बात का मतलब यह है कि हमें एक्चुअली में कैश नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है कि जो कैश से हम चीजें खरीद सकते हैं वो हमें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम ना दो तरीके की चीजें खरीद सकते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरी होती है सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट का मीनिंग ये होता है कि हम ना एक फिजिकल एसेट खरीद सकते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्ट क्या हो गया, अगर तुम्हारे हाथ में पेन है ये प्रोडक्ट है, तुम्हारे टेबल पे कॉपी है, बुक है, ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। तुम्हारे पास जो टेबल पर है वो एक प्रोडक्ट है। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज हमें दिखती नहीं है। बेसिकली सर्विस क्या होगी, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह हमारे को जाना है, हमने उबर बुक कर ली, ठीक है, तो गाड़ी में, कैब में हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये एक सर्विस है, ठीक है। सर्विस मतलब सेवा, उसने आपकी एक सेवा करी। उसी तरीके से जैसे कोई ब्यूटी पार्लर गया या सैलून गया तो वहां पर क्या हुआ, तुम्हारी ग्रूमिंग हुई, तो ग्रूमिंग हुई तो हमने उसको क्या किया, पैसे दिए। तो बेसिकली उसने हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने हमारी सेवा करी, तो उसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस का एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूं। हर महीने के एंड में हम सब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया क्यों जा रहा है? हमारे घर में फैंस हैं, एसी है, कूलर है, ठीक है, लाइट्स हैं, तो वो सारी चीजें चल कैसे रही हैं? बिजली से चल रही हैं। तो बदले में क्या हुआ, हमारी चीजें ऑपरेशनल हो तो हमने क्या किया, बिजली के डिपार्टमेंट को पैसे दिए। तो ये भी एक तरीके से क्या, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना एक तरीके से क्या है, सर्विस है। अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल्स दिए जिसमें मैंने एक हाथ से पैसे दिए और दूसरे हाथ से प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल का मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, एक हाथ से कुछ गया और दूसरे हाथ से कुछ आया, तो फाइनेंशियल का मीनिंग है कि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, कैश एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इसलिए समझा क्योंकि आपके बिजनेस में मोटा मोटा समझने के लिए, अभी हम बिगिनिंग स्टेज पे, क्लास 11 हमारी अकाउंट्स का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, तो बिगिनिंग फेज में प्रोडक्ट हमारे को अगर जल्दी जल्दी अकाउंट्स में एक बारी पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे समझने की टेक्निकली हम इसी को बोलते हैं एसेट्स, और जो हमारी सर्विसेज है, जो हम सर्विसेज खरीदते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंसेस। अभी हम ये सारी चीजें करेंगे, जर्नल के बहुत सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज में ना 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो वो 2 इफेक्ट कौन से होते हैं, किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं, वो चीजें अब हम समझते हैं। देखो, कोई भी जर्नल एंट्री होती है ना, उसमें एक चीज इन होती है और एक चीज आउट होती है, ठीक है। एक चीज इन होती है और एक चीज आउट होती है, मतलब एक चीज हमारे बिजनेस में आती है और एक चीज हमारे बिजनेस से बाहर चली जाती है। सपोज करो मैं तुम्हारा बेसिक, मान लो तुम घर पे बैठे हो और तुम्हारे को अपने लिए स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तुम्हारे को पेंसिल, रबर, पेन, शार्पनर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम्हारे को ज़रूरत पड़ गई है पेन की, ठीक है। या पेन की जगह हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें ज़रूरत पड़ गई है स्टेशनरी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी अगर आपको चाहिए तो आप ये खरीदने जाओगे। मुझे एक बात, तो अगर तुम दुकान पे खरीदने जाओगे स्टेशनरी तो वो तुम्हें दुकानदार दे देगा स्टेशनरी। अब तुम उसको बदले में क्या दोगे, तुम बदले में क्या दोगे, पैसे दोगे। तो यहाँ पे तुम्हारे को दूसरा एस्पेक्ट क्या मिल गया कि तुम्हारी जेब से पैसा बाहर चला गया, तुम्हारी जेब से पैसा बाहर चला गया, ये हो गया एक इफेक्ट। और लेकिन तुम्हारी जेब में स्टेशनरी आ गई, ये हो गया दूसरा इफेक्ट। आई बात समझ। मान लेते हैं तुम्हारे को, भाई तुम्हारा अभी 18 ईयर्स के तुम हो जाओगे कुछ टाइम में और तुम बाइक खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। तुम्हारे को बाइक लेनी थी क्लास 12 के बाद और क्लास 12 हो गई है, अब तुम बाइक लेने जा रहे हो। तो जब तुम बाइक लेने जाओगे तो सपोज करो तुमने बाइक खरीद ली, तो एक चीज़ क्या हो गई कि तुम्हारे पास आ गई बाइक जब तुम खरीद लोगे। लेकिन क्या शॉपकीपर, ठीक है, जिस भी शोरूम में जाओगे क्या वो फ्री में देगा, बदले में क्या होगा, हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारी जेब से, हमारे अकाउंट में से पैसा बाहर चला जाएगा। तो अगेन पैसा बाहर चला गया, ठीक है। ये चीज आ रही है समझ। यहाँ पे भी 2 एस्पेक्ट हुए ना, 2 इफेक्ट, 2 एस्पेक्ट या 2 इफेक्ट। एक चीज अंदर आई, दूसरी चीज बाहर चली गई। सिमिलरली मान लेते हैं कि यही बाइक कुछ साल बाद तुम्हें बेचनी है, ठीक है। कुछ साल बाद तुम्हें कोई और अच्छी चीज पसंद आ गई, कोई और बाइक पसंद आ गई, तो ये जो पुरानी बाइक है तुम्हें बेचनी है। अब तुम इसको OLX पे या कहीं पर लगाओगे सेल करने के लिए, जान पहचान में कहीं पर हम उसको बेचेंगे। अगेन 2 इफेक्ट होने वाले हैं। तो जब हम ये बेचेंगे तो ये बाइक तो चली जाएगी बाहर, ठीक है, ये बाइक तो चली जाएगी बाहर, मतलब हमारे घर से या हमारी दुकान से चली गई बाहर। लेकिन जिसको भी हम बेचेंगे क्या हम फ्री में देंगे, हम फ्री में नहीं देंगे। बदले में क्या होगा, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो यहां पर इन क्या कर दिया हमने, कैश एक बारी फिर से इन कर दिया। अब सपोज करो हमारा घर है, भाई हर महीने बिजली का बिल पे करते हैं हम कि नहीं पे करते, करते ही हैं, ठीक है। हमारे घर में फैंस, लाइट्स, एसीज, कूलर्स, ठीक है, गीजर, ये सारी चीज़ें चलती हैं, बिल आता है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक तरीके की सर्विस है। इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा हमने, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, हम सेवा है, ये एक सेवा है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने एक तरफ ये फायदा उठाया, मेरे घर में बिजली आई, इन हो गई, मेरे घर में बिजली आई, ठीक है। बदले में मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, जो भी डिपार्टमेंट है उनको क्या किया, पे किया, कैश दिया। तो अगेन आपको यहाँ पे 2 इफेक्ट है। मतलब हर एक एग्जाम्पल का यही है कि आपको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट ढूंढने हैं और एक इफेक्ट कुछ ऐसा रहेगा, कुछ हमें मिल रहा होगा और ऑब्वियसली बात है बदले में हम कुछ दे रहे होंगे। और बिजनेस में इसी को बोलते हैं लेन देन, ठीक है। व्यापार क्या होता है, लेन देन। एक हाथ से हम कुछ ले रहे हैं, दूसरे हाथ से हम कुछ दे रहे हैं और पूरा दिन यही काम चलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो ये जितनी भी चीजें हमारे बिजनेस में आ रही है ना, जो इन हो रही हैं, इसको बोलते हैं डेबिट, ठीक है। डेबिट का मीनिंग कुछ भी नहीं होता, जो भी चीजें हमारे बिजनेस में आ रही है उसको बोलते हैं डेबिट। जो भी चीजें आपके मतलब अपने बिजनेस से बाहर जा रही हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब इसको ना ऐसे आपने याद भी नहीं करना कि डेबिट का मतलब इन होता है, ठीक है, कि कुछ आ गया, क्रेडिट का मतलब आउट होता है, ऐसे याद नहीं करना। ये तो मैं अभी तुम्हें बस चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, कि एक बार चीजें समझ में आए। अभी हम इसको ना बड़े अच्छे से एक डिफरेंट वे से मैं तुम्हें कराऊंगा। मेरा पर्सनल तरीका है कि कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है और जैसे मैं कराऊंगा ना, पूरी 11th पूरी 12th हर एक जर्नल एंट्री उस मेथड से तुम्हारी बड़े आराम से बन जाएगी, जर्नल में कभी फंसोगे ही नहीं। तो अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया इन और आउट का मीनिंग, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग। तो ऊपर ऊपर से हमने एक बारी के लिए जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री की जो वे ऑफ राइटिंग है, जो आपकी बुक्स में गिवन है, आपने इलस्ट्रेशन देख रही होगी, तो वैसे जर्नल एंट्री क्यों लिखते हैं। एक दूसरा वे भी हो सकता है जर्नल एंट्री लिखने का, जो आपके माइंड में हो सकता है, वैसे क्यों नहीं लिखते। अब हम वो चीज समझते हैं। तो अब वे ऑफ राइटिंग में अपनी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं कि आखिर ऐसे ही क्यों लिखते हैं जर्नल एंट्री। देखो, आपने कहीं ना कहीं स्कूल में कहीं तो जर्नल देखी होगी, ऐसे लिखवाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, बुक्स में ऐसे ही होता है और हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो मैं अब तुम्हें समझाने वाला हूं।
तो यहाँ पे डेबिट का अमाउंट का कॉलम अलग है, क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम अलग है, ठीक है। ये आपका वे ऑफ राइटिंग है। लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किसी के माइंड में तो आया ही होगा कि अगर डेबिट के लिए यहाँ पे शॉर्ट में डीआर लिखते हैं तो वैसे ही कैश के नीचे कैपिटल लिखा डीआर, और क्रेडिट के लिए सीआर लिखा, और उसके बाद अमाउंट भी डेबिट के सामने 10,000, क्रेडिट के सामने 10,000, सेम कॉलम में लिख देंगे। इससे एक फायदा तो और एक कॉलम हमें कम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा। और दूसरा, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कमी क्या है? देखो कमी तुम अभी इसकी खुद बताओगे। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अब मैं यहां पर तुम्हारे लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर तुम कंपेयर करना और तुम्हें खुद ही देखना इस बात का जवाब मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से देखना, तुम खुद जवाब दोगे, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, अब एक ये जर्नल एंट्री है। अब इस जर्नल एंट्री में ध्यान से देखो कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 3 अकाउंट इकट्ठे डेबिट हो रहे हैं। क्या ऐसी जर्नल एंट्री होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। ज्यादा अकाउंट डेबिट होना और एक ही एंट्री में ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होना बिल्कुल अलाउड होता है और बहुत बारी होता है, ठीक है। इसी चैप्टर में कई बार हम लोग करेंगे। तो अब यहां पे देखो, आप 3 अकाउंट डेबिट है, 2 अकाउंट क्रेडिट है। अगर मैं इसी जर्नल को मैं दूसरे वे से लिखूं जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आंखों से तुमने कितनी जल्दी यहां पर देखा कि 3 अकाउंट डेबिट है, 2 अकाउंट क्रेडिट है। यहां पर कितनी जल्दी तुमने पहचान लिया अपनी आंखों से? और यहां पे देखो तुम्हें क्या ज्यादा टाइम लगा ये पहचानने में कि कितने अकाउंट डेबिट और कितने अकाउंट क्रेडिट है? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, यहां पे ना अपना अकाउंट्स में रूल होता है, जो डेबिट का टोटल होता है वो क्रेडिट के टोटल के हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखो टोटल दिख रहा है ना, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, टोटल कितना आया? 60,000। यहां पे टोटल कितना आया? 60,000। तो यहां पे तो फटाफट मैंने टैली कर लिया कि डेबिट कॉलम का टोटल भी 60 है, क्रेडिट कॉलम का टोटल भी 60 है, फटाफट समझ में आ गया। यहां पे देखो, यहां पे तो भाई पहले यही टाइम लग रहा है अपना कि डेबिट कितने हैं, ठीक है, फिर क्रेडिट कितने, फिर यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 30, ठीक है, फिर 20 प्लस 40। अभी तो ये इजी फिगर्स है, कई बार ये फिगर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। ऐसे होगा, लास्ट में जीरो भी नहीं होगा, मतलब यूनिट्स प्लेस पे भी जीरो नहीं होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स होंगे। वहां पे टोटलिंग करने में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब तुम देखो और तुम मुझे बताओ, तुम्हारे को क्या अब रीजन समझ में आया कि हम ये मेथड या इस अप्रोच से क्यों आंसर लिखते हैं और इस अप्रोच से हम अपना आंसर क्यों नहीं लिखते? तो आपको अब मीनिंग इसका जवाब मिल चुका है। इसका जो जवाब है वो है प्रेजेंटेशन, कि यहां पर जैसे लिखा है आंखों से हम कितनी जल्दी चीजें समझ पा रहे हैं। यहां पर लिखे, जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसको यार खुद ही समझने में मुश्किल हो रहा है। तो अपनी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है जब हम ऐसे जर्नल एंट्री लिखते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि दिखने में हम बहुत जल्दी चीज़ों को पहचान पाते हैं, टाइम सेव होता है, और प्रेजेंटेशन, ठीक है, और इसका कोई और रीज़न नहीं है। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले कौन से रूल्स मैं फॉलो करता हूं और कैसे मैं आपको इस वन शॉट में जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे तुम्हारे को पेपर में आते हैं, जो स्कूल में हाफ ईयरली में फाइनल्स में जर्नल एंट्रीज टीचर्स देते हैं, वही सेम चीज़ें मैं तुम्हें करा रहा हूँ। और हर एक एंट्री में मैं तुम्हें बड़ी डेप्थ से समझाने वाला हूँ। तो रूल्स मैं कैसे कराता हूं उसको जरा ध्यान से सुन लो, और मेरी वे को मैं चाहता हूं तुम फॉलो करो, ताकि तुम्हारी जर्नल एंट्री में बहुत अच्छी कमांड बन जाए। अच्छा, अब यहां पर जो आप 3 रूल्स देख रहे हो, इसमें जो पहले 2 रूल्स हैं ये हैं आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के, ठीक है। पहले जो 2 रूल्स दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये है हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल्स। और जो तीसरा रूल तुम्हारे को दिख रहा है ये है तुम्हारा ट्रेडिशनल रूल, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वहां से हमारा रूल लिया हुआ है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार ही समझा देता हूँ, याद करना बहुत आसान है, इसको बस 1 मिनट तुम्हें लगेगा। जैसे जो मैं समझा रहा हूँ सुन लो। सिर्फ आपको याद क्या करना है, आपको याद करने की एसेट्स हमेशा बढ़ने पे डेबिट होती है, बस ये याद कर लो, एसेट्स हमेशा बढ़ने पे डेबिट होती है। अब बढ़ना का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एसेट्स मैंने अगर खरीदी, मैंने अगर स्टॉक खरीदा, ठीक है, मैंने अगर मशीनरी खरीदी, मैंने अगर ज़मीन खरीदी, तो खरीदी मतलब मेरे पास इसकी क्वांटिटी बढ़ गई ना, ठीक है। मान लो मेरी शॉप में पहले 3 चेयर्स थी, मैंने खरीद के 2 और डाली, तो मेरी शॉप में अब 5 चेयर्स हो गई, तो क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। मशीनरी पहले 1 थी, मैंने 1 और खरीदी, तो मशीनरी की क्वांटिटी मेरी वेयर हाउस में, मेरी दुकान में बढ़ गई, ठीक है। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, कोई भी चीज़ अगर हम बेचते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो एसेट्स कम होने पे क्रेडिट। आपको सिंपली बस एक चीज़ याद कर लो, एसेट्स बढ़ने पे डेबिट, लाइबिलिटीज़ उल्टा है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ बढ़ने पे क्रेडिट। एसेट बढ़ने पे याद कर लिया,
लायबिलिटी उसका उल्टा है। अब यहाँ पे देखो एसेट्स बढ़ने पे डेबिट है, तो एसेट्स कम होने पे ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, क्योंकि दो ही चीजें, जैसे अपना ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन होता है, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों में से एक होगा। सेम चीज है, या तो डेबिट है नहीं तो क्रेडिट है। अगर आप ये भी श्योर हो ना जर्नल में कि डेबिट नहीं होगा तो फिर क्रेडिट ही होगा, ठीक है, ऐसे भी बन जाती है। तो एसेट्स बढ़ने पे डेबिट याद कर लो, बस ये याद कर लो। एसेट्स कम होने पे अपने आप क्रेडिट है। लायबिलिटी बढ़ने पे, ये एसेट लायबिलिटी उल्टा है, ठीक है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, ये उल्टा है, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। ठीक है, अभी हम अप्लाई करेंगे बहुत आसानी से, एक क्वेश्चन में तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे लैंग्वेज है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। खर्चा देखते ही डेबिट मार रहे हैं, रेंट अकाउंट खर्चा है डेबिट, सैलरी खर्चा है डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस खर्चा है डेबिट। खर्चा देखते ही उसको डेबिट मारना है, ठीक है, डेबिट कर देंगे, जैसे ही खर्चा दिखा डेबिट, ठीक है। फायदा बहुत अपने को कम ही होता है, ठीक है, लाइफ में भी अपने फायदे कम रहते हैं, नुकसान ही होते हैं, तो खर्चा देखते ही डेबिट, बस ये याद कर लो, ठीक है। तो एक ये याद कर लो एसेट बढ़ने पे डेबिट, और दूसरा खर्चा देखते ही डेबिट। बाकी तो सारा तुम्हारा अपने आप बन जाएगा, और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद तो मस्त अपने को चीजें याद ही हो जाएंगी। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हूं, सारे क्वेश्चंस तुमने करने हैं, जो भी तुम्हारा अपना स्कूल का पेपर है उनमें यही टाइप की एंट्रीज आती हैं। तो जो काम की एंट्रीज है वही करवा रहा हूं, और उसी में अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो पूरे वन शॉट आपने करना है, सारे क्वेश्चंस तुम जरूर से करना। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स का मीनिंग समझा देता हूं। देखो यहां पर अपने पास बोल रहा है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मीनिंग है MRP। आपने लिस्ट प्राइस समझना, जो MRP, जैसे 20 रुपए का चिप्स का पैकेट होता है तो दुकानदार 20 से ऊपर उसको करके नहीं बेच सकता, 20 का पैकेट 25 में नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे महंगा नहीं बेचा जा सकता, तो ये अपना लिस्ट प्राइस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसे ओरली कैलकुलेट करना है, अपनी अकाउंट, उसका कोई अकाउंट मत ओपन करना, डिस्काउंट अकाउंट ओपन मत करना, ओरली कैलकुलेट करना है। कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन होता है। फुल सेटलमेंट कभी कभी होता है कि भैया आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फुल्ली सेटल्ड है, फुल सेटलमेंट वर्ड आपको आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी अपने को डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना होता है, ये चीज याद रखना। यानी कि मीनिंग ये होगा कहीं ना कहीं फुल सेटलमेंट और कैश डिस्काउंट एक जैसा ही है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ऑन अकाउंट करके एक टर्म गिवन रहती है। तो ऑन अकाउंट का मतलब है पार्शियली पे हो गया, यानी कि एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है। अगर किसी को मुझे 10,000 देने हैं तो मैंने उसको 9,000 दिए। अब यहाँ पे 9,000 जब दिए तो क्या मैंने 1,000 का डिस्काउंट लिया या 1,000 मुझे बाद में देने, ये क्वेश्चन आता है। तो जो 1,000 मुझे बाद में अगर देने हैं तो वो ऑन अकाउंट वर्ड देगा क्वेश्चन में कि भाई 1,000 तो रहता है, लेकिन अगर वो बोल देगा फुल सेटलमेंट तो 1,000 का हो जाएगा डिस्काउंट। तो ये आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स का मैंने मीनिंग समझाया, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। शुरू करते हैं अपना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है May 3, डेट पढ़ ली हमने, और ऊपर पढ़ लेते हैं भाई जर्नल एंट्रीज, वो क्लियरली बोल रहा है। और अपना ना हमेशा नाम पढ़ा करो, अपनी दुकान का नाम क्या, आकाश एंड कंपनी, ठीक है। फर्म का नेम आप हमेशा रीड करा करो, क्योंकि कई बार ना आकाश एंड कंपनी नीचे लिखा हुआ होता है तो हम उस टाइम उसको कोई बायर सेलर ना समझ ले, वो हम खुद हैं, इसलिए फर्म का नेम हमेशा पढ़ा करो। पहली एंट्री कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब MRP इतनी है, डिस्काउंट है 10%, ठीक है, 10% का डिस्काउंट है। अच्छा, पहली बात तो ये माल उधार पे बेचा है कि नकद बेचा है, कैश में बेचा है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो साइलेंट क्वेश्चन में क्लाइंट का नेम गिवन होगा तो उधार है, ठीक है। हम जब भी नकद बेचते हैं ना तो मुझे सामने वाले का नाम जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए। अगर मैं उधार बेचता हूँ ना तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तू कौन है, तू कहाँ से है, ताकि कल को मेरा वो माल लेकर उधार फ्री में लेके भाग ना जाए, तो मेरे को उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना कि पैसे कहाँ से लेने हैं कल को। तो पार्टी का नेम जब भी गिवन होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उधार माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेड डिस्काउंट ओरली होता है, ये चीज मैंने अभी आपको समझाई टर्म्स समझाते टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल करेंगे, डेट के कॉलम में आप लिखोगे डेट, और आप एंट्री करोगे योगेश टू सेल्स, ठीक है। रीजंस में अभी बता देता हूँ कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है, योगेश टू सेल्स, और ये हो जाएगा डेबिट। अच्छा, 50,000 रुपए अमाउंट है, 10% मतलब 5,000 का डिस्काउंट, तो ये ओरली काटो, 50,000 माइनस 5,000, 10% मतलब 5,000, और ओरली काटना है तो ये अमाउंट कितना आएगा 45,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, योगेश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ये डेटर है, एसेट बढ़ गई है। मॉडर्न का जो रूल है एसेट बढ़ने पे डेबिट, फ्यूचर में पैसा मिलेगा ना इससे, आज तो उधार माल बेचे बाद में मिलेगा। सेल्स क्रेडिट हुए क्योंकि फायदा है, हम बिजनेस कर क्यों रहे, माल बेचने के लिए, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट इसलिए अपना क्रेडिट हुआ है। तो नेक्स्ट है अपने पास सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, और ध्यान से देखो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस दे रहा है,
साथ साथ वो कह रहा है अलाउड कैश डिस्काउंट है 2%। अच्छा, तो माल बेचा और पैसे मिल गए, तो यहाँ पे रमन का नेम इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट थोड़ी है, क्वेश्चन ने तो स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो माल बेचा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माल बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, रूल क्या है, पैसा आने पे हमेशा डेबिट होता है, एसेट है, क्वांटिटी बढ़ गई, सेल्स के क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। अच्छा, ये जो डिस्काउंट है ये आपका कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन होगा, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, 2% है तो डिस्काउंट अकाउंट क्यों ओपन होगा, ये डेबिट होगा। अच्छा, डेबिट क्यों होगा भाई, डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों नहीं होगा? देखो, अगर अपने को, अब मैंने माल बेचा 5,000 का, ठीक है, मैंने सेल्स करी 5,000 की, तो अब कस्टमर तो मुझसे डिस्काउंट मांगेगा ना, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने माल बेचा, अब कस्टमर मुझसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो मैं अगर उसको डिस्काउंट दूंगा मेरा तो नुकसान है ना, मेरे को तो 5,000 मिलने चाहिए, लेकिन वो भाई बोल रहा है यार नहीं मेरे को दे दो भाई 100 रुपये का डिस्काउंट दे दो, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ पे 5,000 का 2% अगर मैं निकालूंगा तो वो 100 रुपये आता है, ठीक है। 5,000 का अगर आप ऐसे 2% निकालोगे तो ये आपका 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 100 रुपीज़ आएगा। तो यानी कि कैश कितना मिला, 4900 रुपीज़ मिला। तो ये एक तरीके से ऐसे आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं May 7। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट अपना है अलाउड रिबेट टू योगेश। अच्छा, रिबेट भी होता तो डिस्काउंट ही है, बट रिबेट में तब अलाउ करता हूँ, रिबेट मतलब डिस्काउंट ही एक तरीके से, लेकिन रिबेट क्यों बोलते हैं उस डिस्काउंट को, तो उसका रीज़न ये है कि मान लो जो मैंने माल बेचा वो पुअर क्वालिटी का माल बेचा, मैंने उस टाइम कस्टमर को नहीं बताया, मैंने उस टाइम सोचा इसको मैं थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का माल चिपका देता हूँ, लेकिन बाद में कस्टमर ने यार मेरे को बोला तूने मेरे को घटिया माल दे दिया, तो अब वो उसको शांत करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे रहा हूँ और उसको बोलते हैं रिबेट। तो यहाँ पे बोल रहा है अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स, ठीक है, तो हमने कुछ घटिया सामान उसको दिया था, तो अब हम उसको कितना डिस्काउंट फालतू दे रहे हैं, 2500 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, डिस्काउंट देना फायदा है नुकसान है, मेरे को तो यार पैसा डिस्काउंट देना तो नुकसान ही है ना, तो रिबेट क्या होगा, डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, ये अपना नुकसान है। और योगेश को मैंने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। अच्छा, अब इसको क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट इसलिए करा है कि आपको ये देखो ऊपर की एंट्री देखो, ऊपर की एंट्री देखो, योगेश से मेरे को डेबिट मतलब ये मेरा डेटर था, ठीक है, पहले उधार में माल बेचा ना, मुझे इससे पैसे लेने थे, तो मुझे इससे 45,000 लेने थे। अब मैंने अगर इसको डिस्काउंट दिया तो 2500 अब ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको 2500 रुपये का और डिस्काउंट दिया। तो अब अगर डेबिट है तो मतलब पैसे मिलने हैं, क्रेडिट है तो पैसे माफ होने शुरू हो गए, ठीक है, तो ये डेटर अपना कम हुआ, एसेट कम हुई है, ठीक है, तो एसेट कम हो रही है एक तरीके से, तो 2500। तो अब मुझे इससे कितना लेना है, 45,000 में से 2500 गए तो 42,500 अब मुझे इससे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, तो नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब पार्शियल पेमेंट हुई है यहाँ पे। अच्छा, इतना पैसा मिला है, अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है, तो ये अमाउंट आपको ध्यान से देखनी है। अच्छा, योगेश से पैसा आया भाई, तो May 20 की एंट्री कर देते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, ऑन अकाउंट ना एक चीज़ बता देता हूँ, कई स्कूल्स में ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट समझा देते हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कराते हैं, तो आप फिर देख लेना यार 11th क्लास है, स्कूल के अकॉर्डिंग ही अपने को करना है। तो अगर ऑन अकाउंट आपकी मैम कहती हैं या स्कूल में टीचर कहते हैं कि बैंक अकाउंट है, तो फिर आप उसको बैंक अकाउंट करना पड़ेगा आपकी जर्नल में, ठीक है। तो ये अपने पास कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे हो रहा है डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है टू योगेश। अब मैं तुम्हारे को ना दो बढ़िया चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो बढ़िया चीज़ें तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, अमाउंट्स लिखते हैं फिर बात करते हैं। अमाउंट्स क्या है भाई, रिसीव कितना हुआ है 34,300 और 700, तो रिसीव कितना हुआ है, कैश के सामने लिखो 34,300 मिला है, 700 यहाँ लिखो और इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है। तो मतलब कि 35,000 का हिसाब क्लियर हो गया, लेकिन रियलिटी में कैश उसने 35,000 नहीं दिया, थोड़ा सा कम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ में जो तुम्हें बतानी है वो ये है कि आप इसमें ना एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको इधर करते हैं, ठीक है, इधर करते हैं, हाँ। अच्छा, आप ये चीज़ समझ लो कि जो आपका कैश अकाउंट है और जो डिस्काउंट अकाउंट है, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, ये टुगेदर है, ठीक है। अब यहाँ पे टुगेदर का मीनिंग ये है कि अगर कैश अकाउंट को आपने करना है डेबिट, तो डिस्काउंट भी साथ में पक्का डेबिट होगा।
अगर आपकी जर्नल में कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, जर्नल में कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है, दोनों साथ चलते हैं। अच्छा, कैश अकाउंट के लिए तुम्हें बड़ा अच्छा सा इजी सा एक और शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी अपने पास कैश आता है, जब भी हमारे बिजनेस में कैश इन होता है, हमारे पास आता है, तो इसको आपने हमेशा करना है डेबिट। और जब भी बिजनेस में से कैश का पे आउट होता है, कैश बाहर जाता है, तो इसको आपने करना है क्रेडिट। ठीक है, तो ये तुम एक शॉर्टकट से याद कर लो। पैसा बाहर गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा अपने पास है तो कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में हो तो वो कैश के साथ आपने जोड़ देना है, ठीक है, वो साथ चलेगा। तो अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एंट्री की। कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस इतना, लेस ट्रेड डिस्काउंट इतना। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट ओरली निकाल लेंगे तो 40,000 का 20% कितना होता है? देखो 10% क्या होता है, किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो यूनिट्स प्लेस हाइड कर दो। 4,000 दिख रहा है ना, तो ये तुमने 10% निकाल लिया 4,000। 10% निकाल लिया ओरली तो 20% उसका डबल कर लो, तो यानी कि 8,000 हो गया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 8,000 हो गया। तो 40,000 में से 8,000 ओरली मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यानी कि जर्नल में जो अमाउंट जाएगा वो 32,000 जाएगा। अब दूसरी चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब मेरे भाई आप यहाँ पे देखो, पार्टी का नेम गिवन है, क्लाइंट का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है। देखो जब भी हम पैसे में डील करते हैं ना, कैश में, मुझे सामने वाले का नाम जानना है, मुझे शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मेरे को पैसे दिए, मैंने उसको माल दिया। लेकिन अगर उधार हो जाएगा ना तो मैं उसकी शक्ल भी देखूंगा, उसका नाम भी पूछूंगा कि भाई कल को कहीं मेरा पैसा लेके भाग ना जाए। तो ये चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टी का नेम और क्लाइंट का नेम, ठीक है, पार्टी या क्लाइंट का नेम दे देगा तो वो एक क्रेडिट यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन रहने वाली। तो अब हमने सामान खरीदा है, ठीक है, तो हमने सामान खरीदा है May 20 को। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट, रीजन अभी बताऊंगा, टू कबीर, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में डिस्काउंट काट के हमने अमाउंट लिखना है यहाँ पे 32,000 रुपीज। ठीक है, 32,000 रुपीज। अच्छा, सामान खरीदना खर्चा है, जिस तरीके से सेल्स करना फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसी तरीके से परचेज करना, सामान खरीदना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कबीर को यहाँ पे इसलिए क्रेडिट किया है, उधार में सामान खरीदा ना मैंने, तो मुझे उसको बाद में पैसा चुकाना है। कर्जा चढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, कर्जा चढ़ गया हमारे ऊपर, ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब हमने करा इतना, अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स रिटर्न टू कबीर। मुझे उसने, भाई मैंने, यार कभी कभी होता है ना, हम सामान लेकर आ जाते हैं तो कुछ सामान हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कुछ सामान वापसी करना है, हमें नहीं अच्छा लगा भाई, तो हमने कुछ सामान वापस करना है। तो अब हम कुछ सामान वापस कर रहे हैं कबीर को। अच्छा, वो जब खरीदा था वो 4,000 रुपये लिस्ट प्राइस था, नॉट बीइंग, ये रीजन बता रहा है, कह रहे हैं जो मांगा था उसने हमें थोड़ा ऊपर नीचे सामान दिया, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 4,000 रुपये का सामान मैंने उसको वापसी करा है। अच्छा, तो अब हम वापसी की एंट्री करते हैं भाई। अच्छा, सामान वापसी की एंट्री बहुत आसान होती है। सामान खरीदने की जस्ट उल्टी एंट्री कर दो, पहले जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दो, क्योंकि अब ये उसका उल्टा प्रोसेस है, और जो पहले डेबिट था उसे क्रेडिट कर दो, तो ये हो जाएगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अमाउंट है 32,000, ये मैंने लिस्ट प्राइस नहीं लिखा, मैंने डिस्काउंट काटने के बाद वाला वैल्यू लिखा है। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो, पिछली ट्रांजैक्शन में मैंने देखो 32,000 लिखा था ना, तो मैंने लिस्ट प्राइस थोड़ी लिखा था, मैंने डिस्काउंट काट के लिखा था। तो जब मैं सामान वापस भी कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट काट के करूंगा ना वापसी। अच्छा, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, एक ही चिप्स का पैकेट तुमने दुकान से खरीदा 18 रुपए में, 18 रुपीज में, दुकानदार ने तुम्हें 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। घर आके तुम्हें पता चला तुम गलत पैकेट उठा के लाए हो। अब जब तुम वापस करोगे वो पैकेट दुकानदार को, वो तुम्हें 20 वापस करेगा या 18 वापस करेगा? ठीक है, दुकानदार तो तुम्हारे को 18 ही देगा ना, वो कहेगा यार मैंने तो तुझे 18 में बेचा था, अब तू मुझे ये वापस करो तो मैं 18 ही दूंगा। तो बेसिकली डिस्काउंट काटने के बाद वाला प्राइस अपने को लिखना होता है। तो 4,000 का ये अपने को 20% हटाना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3,200 रुपीज़। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आई थिंक आराम से तुम सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या रहा है, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। अब रिबेट हमें मिला है, हमें कबीर ने बेकार घटिया सामान दिया तो हमने उसको कंप्लेंट की। अब उसने कहा अच्छा मैं आपको ना थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वो हमारे को डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है? 3,000 रुपये का। ठीक है, ये है डिस्काउंट ही, बट क्योंकि
पुअर क्वालिटी के गुड्स से, तो इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रिबेट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लिखा रिबेट अकाउंट क्रेडिट में। अब तुम कहोगे आपको कैसे पता भाई ये क्रेडिट होगा डेबिट होगा, ठीक है, और कबीर को हमने कर दिया डेबिट। तो यार सिंपल सा रीज़न है, अब तो मुझे डिस्काउंट मिला ना, तो मेरा तो फायदा है, मेरे तो पैसे बचे, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो रिबेट क्रेडिट एक भी तुम जज कर लोगे सही से कि डेबिट है क्रेडिट है। दूसरी चीज़ आपकी समझ में आएगा ना, एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट, अगर डेबिट पता चल गया तो दूसरा क्रेडिट, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। अच्छा, कबीर डेबिट इसलिए हुआ है कि मेरा कर्जा कम हो गया ना, पहले मुझे उसको 32,000 रुपीज़ देने थे, मेरे पे कर्जा चढ़ा था उधार का, अब 3,000 का डिस्काउंट मिल गया तो अब 3,000 कम दूंगा ना उसको, तो ये मेरा कर्जा कम हुआ है, लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट, ठीक है, लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट। अच्छा, इसकी डेट लिख लेंगे अभी जरा, ठीक है, इसकी डेट क्या थी, मई 22 ही थी। चलो नेक्स्ट आ गए, पेड टू कबीर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब पार्शियली पे करे 1900 और 200 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 10,000 रुपये की ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसकी डेट है 22 और नेक्स्ट है अपने पास 25, ठीक है, मई। अच्छा, पेड टू कबीर है, तो अच्छा तुम्हारे को सिंपल सा यार एक चीज़ मुझे बताओ, पैसा अपना बाहर जा रहा है ना, पैसा अपना बाहर जा रहा है, ये तुम्हें शॉर्टकट बताया, पैसा बाहर जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पेड टू कबीर है ना, पेड टू मतलब पैसा अपना तो बाहर जा रहा है। अच्छा, कैश अकाउंट तुम्हें जज हो गया, अब मैंने तुम्हारे को बताया था ना, ये देखो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया था, ये देखो कैश और डिस्काउंट इकट्ठा होगा, और कैश अपने पास आएगा तो डेबिट, अपने से दूर जाएगा तो क्रेडिट, तो कैश और डिस्काउंट इकट्ठे। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्योंकि कैश और डिस्काउंट क्या है, इकट्ठे चलते हैं। तो ये अपने पास एक तरीके से आराम से हम लोग जर्नल समझ गए। अच्छा, अब अगर क्रेडिट समझ में आ गया, ठीक है, क्रेडिट समझ में आ गया, तो डेबिट भी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं पेड टू कबीर ऑन अकाउंट, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, तो तुम ध्यान से देखो, कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन कर दिया हमने, पेमेंट के लिए कैश अकाउंट ओपन कर दिया। अब अगर कोई अकाउंट ओपन करना रह ही गया है तो वो कौन सा अकाउंट रह गया, सिर्फ एक कबीर का ही तो अकाउंट रह गया है। रिसीव्ड अकाउंट कोई अकाउंट थोड़ी होता है, अकाउंट कोई अकाउंट थोड़ी होता है, तो कबीर का ही तो रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कबीर को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश दिया है हमने 9800, 200 रुपये का हमने लिया है डिस्काउंट, तो हिसाब कितने का हो गया, 10,000 का। इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास एक और हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक लास्ट अपनी ट्रांजैक्शन रह गई है, तो कह रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। देखो वो ये कह रहा है कि यार योगेश भाई से कुछ पैसे लेने थे, वो अब नहीं मिलने वाले, तो योगेश से जो भी पैसे लेने थे वो अब नहीं मिलने वाले, मतलब पैसा डूब गया, अब कभी नहीं मिलेगा। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो होता है कि मैंने अपनी मर्जी से माफ़ करे पैसे। नॉट रिकवरेबल मतलब वो दे ही नहीं रहा, मैं मांग रहा हूँ, वो कह रहा है मेरे पे नहीं है, पैसे खत्म, वो मना कर रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे अमाउंट ही मिसिंग है, तो आप मुझे ये बताओ, पूरा क्वेश्चन अपने को देखना है और ये चेक करना है कि मुझे योगेश से पैसा लेना कितना था। तो हम अपना आंसर देखते हैं। तो आंसर में यहाँ पे पहली लाइन में मुझे पता चला 45,000 लेने हैं योगेश से, ठीक है, डेबिट है ना, डेटर है, डेबिट मतलब ये डेटर है अपना, तो मुझे 45,000 लेने हैं। अब यहाँ पे योगेश 2500 से हुआ है, तो इसका मतलब है मुझे 42,500 लेने हैं। 45,000 में से मैंने 2500 हटाए डिस्काउंट की वजह से, रिबेट की वजह से, तो अब मुझे इससे 42,500 रुपीज़ लेने हैं। अच्छा, योगेश ने मेरे साथ 35,000 रुपये का तो हिसाब क्लियर ही कर लिया, 35,000 रुपये का तो उसने हिसाब क्लियर ही कर लिया था, पैसे वैसे दिए थे, डिस्काउंट लिया था, 35,000 का उसने हिसाब क्लियर कर दिया था। तो इसमें से मैं 35,000 हटा देता हूँ, तो मुझे पता चल रहेगा कि भैया अब कितना मेरे को लेना है, ठीक है। तो ये मुझे अब इससे लेना है 7,500 रुपीज़। अच्छा, इस पेज पे तो कहीं योगेश है नहीं ना, ठीक है, यहाँ पे ही है नहीं, तो मतलब मुझे अब इससे कितने पैसे लेने हैं, 7,500 रुपीज़, ठीक है। अच्छा चलो यहीं कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। तो मुझे अब योगेश कितना दे रहा है, 7,500 रुपीज़ कैश। अच्छा नहीं दे रहा, अच्छा उसने तो बोला पैसे डूब गए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कि सारा पैसा डूब गया टू योगेश। कितना पैसा डूबा वो नहीं पता था, तो वो हो जाएगा 7,500 रुपीज़, ठीक है। डेट के कॉलम में यहाँ पे हम डेट डाल लेते हैं, तो डेट अपने को क्या गिवन है, डेट गिवन है मई 30, ठीक है, डेट क्या गिवन है, मई 30, तो मई 30। तो ये जो है आपका कंप्लीट क्वेश्चन डन है। अच्छा, इसका रीजन क्या, बैड डेट्स पैसा डूबे ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। योगेश अब हमारा डेटर नहीं रहा, एसेट खत्म हो गई, एसेट खत्म होने पे क्या होती है,
क्रेडिट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका बैड डेट्स के ऊपर बेस्ड है और बैड डेट्स का सवाल आपके पेपर में जरूर आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा आता है स्कूल्स में। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स है, मैं उन टर्म्स का पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो, आपको कभी भी क्वेश्चन में नॉट रिकवरेबल या इररिकवरेबल, ठीक है, नॉट रिकवरेबल या फिर ऐसा लिख देगा इररिकवरेबल, तो इसका मतलब है कि पैसा आपको अब नहीं मिलने वाला, यानी कि बैड डेट्स होगी, पैसा डूब गया। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट अगर ये वर्ड दिख जाए तो भी समझ जाना पैसा डूब गया। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, ठीक है, ये चीज आपने हो सकता है सुनियो, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, तो पैसा यहां भी डूब गया। अच्छा, रिसीव्ड 50 पैसा इन रुपी एज अ फाइनल डिविडेंड, ये लैंग्वेज दिख जाए समझ जाना बैड डेट्स हो गई, ठीक है, और आधे पैसे मिले। 50 पैसा मतलब 50%। अगर क्वेश्चन में लिखा है 60 पैसा तो 60 पैसा का मतलब 60%, ठीक है, 60%, ये मीनिंग होता है इस बात का। अच्छा, अब ये आपको मीनिंग आई थिंक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कह रहे जर्नलाइज करो, जर्नलाइज कर देंगे। कह रहे 5000 ड्यू फ्रॉम रामेश इज नॉट रिकवरेबल, कह रहे 5000 मिलने चाहिए, ड्यू मतलब रामेश से हमें पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन अब नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, पैसा अपना डूब गया तो ये नुकसान हो गया, तो रूल क्या लग रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रूल क्या लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पैसा डूब गया। अच्छा, रामेश अब मेरा डेटर नहीं रहा, मेरी एसेट खत्म हो रही है, तो एसेट कम होने पे क्रेडिट, अब मेरी एसेट खत्म हो गई, अब पैसा नहीं देगा ये, ठीक है, पहले तो ये डेटर था, अब डेटर नहीं रहा, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आ गया समझ, आसान है। नेक्स्ट देखो भाई, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब अगेन बैड डेट्स वाला क्वेश्चन आ गया। रिसीव्ड 60% ऑफ 10,000, देखो कह रहा है सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, 10,000 रुपये ओरिजिनली मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने कहा 10,000 तो नहीं है, सिर्फ 60% पैसा दे सकता हूँ, तो हम कहेंगे जो दे सकता है दे दे भाई, हमें तो जितना मिल जाए बढ़िया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल करते हैं भाई, पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, मैंने तुम्हें बताया शॉर्टकट क्या है, पैसा अपने पास जब भी आएगा डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आप यहाँ पे करोगे क्या, क्रेडिट करोगे सोहन को। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी तक तुम कहोगे यार बैड डेट्स ही नहीं आया, ध्यान से देखो, सोहन से लेने कितने थे, 10,000, तो एसेट खत्म करा, डेटर खत्म किया, 10,000 से मिला कितने, 60%, यानी कि 6,000 मिले, तो डूबा कितना, 4,000, 4,000 जो डूबा है वो अपना नुकसान है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये 4,000 से क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700, ये बहुत अच्छा है, ये आता है, ठीक है, और इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बताता हूँ। मान लो तुमने अपने दोस्त को उधार दिए 500 रुपये, अब दोस्ती यारी के चक्कर में ना तुम 500 रुपये वापसी नहीं मांग पा रहे, और हो सकता है तुम्हारा दोस्त पैसे देना भूल जाए, मैं ये नहीं कह रहा वो जान के नहीं दे रहा, हो सकता है वो पैसे वापसी करना भूल जाए, तो अब क्या होगा कि तुम मांग नहीं रहे पैसे, तो अब तुम्हारे माइंड में आ गया यार चल यार छोड़ परे, 500 रुपये का ही नुकसान है, कोई नहीं सह लूंगा, तो 500 रुपये अब क्या हुआ, तुम्हारे डूब गए। अब 1 साल या 2 साल बाद तुम्हारे दोस्त को अचानक से याद आया, भाई मैंने तो 500 रुपये लिए थे और कभी लौटाए नहीं, तो अब वो एक दिन अचानक से तुम्हें फ़ोन कर रहा है या तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया उसने 500 रुपये, तो उस दिन 500 रुपये तुम्हें पता है कैसे लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये फ्री का पैसा है, ये तुम्हारी कमाई हो गई है, ठीक है, कमाई हुई नहीं रियलिटी में, बट तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये तो तुम्हारी कमाई हुई, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये पैसा अपने को कभी वापस मिलेगा। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल कुछ मेरा पैसा डूब गया था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मेरा कुछ पैसा डूब गया था, तो वो अचानक से आ गया, वो अचानक से आ गया, तो ये क्या हो रहा है, मेरे को कमाई जैसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, पैसा आया, पैसा आने पे हमेशा डेबिट, कैश अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है, 700। अच्छा, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये होती है, एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे ना नाम लिख देगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामेश, ठीक है, नाम लिख देगा, और बच्चा एंट्री क्या बना के आ जाता है, कैश टू रामेश, कि भाई इससे पैसे आए हैं, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, वो सोचता है ये, बट ये गलत है, यहाँ पे रामेश आपको नहीं लिखना है, और लिखना इसलिए नहीं है यार क्योंकि पिछले साल जब बैड डेट्स हुई थी ना तो रामेश का अकाउंट क्लोज हो गया था, पिछले साल बैड डेट्स हुई थी, रामेश का अकाउंट क्लोज हो गया था। अब ये क्लोज कैसे हुआ मैं तुम्हें एक बार ही समझाता हूँ, ठीक है, देखो तुम्हारे को थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ। अच्छा, पहले ये एंट्री क्या है, यहाँ पे आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पे आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड, और यहाँ पे नाम क्यों नहीं आएगा वो बता देता हूँ। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, ये कमाई है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और 700। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे नाम क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट से भाई हमने उधार पे माल बेचा रामेश को, तो रामेश टू सेल्स,
मैंने उधार पे माल बेचा रामेश टू सेल्स, ठीक है, 1000 रुपीज़ का। तो रामेश मेरा यहाँ पे क्या है, डेटर है, मुझे इससे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरी एंट्री नंबर 1 है। अचानक से पता चला पैसा डूब गया, अचानक से पता चला पैसा डूब गया। तो जब मैं बैड डेट्स की एंट्री कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर करी है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है, ये क्या है, लास्ट ईयर का डेटा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक बड़ी काम की चीज़। तो बैड डेट्स डेबिट किया टू रामेश। अब मेरे को रामेश का ना अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि मैं अब होपफुल नहीं हूँ, मैं अब होपलेस हूँ कि भैया मेरा पैसा डूब गया। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे मैथ्स में 100/100 कट के 1 आते, कट रहा है ना, 10/10, ठीक है, 5/5, ये सबका आंसर क्या रहा है, 1 आ रहा है, कट रहा है। उसी तरीके से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट कट जाता है। तो यहाँ पे देखो, पिछले साल रामेश का डेबिट और रामेश का क्रेडिट खत्म हो गया, रामेश का अकाउंट क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब रामेश का अकाउंट मेरी बुक्स में है ही नहीं, मतलब मेरी बुक्स अगर मैं रीड करता हूँ तो मुझे मेरी बुक्स ये बताती हैं कि रामेश नाम के बंदे से आपको 1 रुपया भी नहीं मांगना, अब नहीं मांगना, ठीक है। मेरी बुक्स ये क्या कह कि रामेश से 1 रुपया भी आपको नहीं मिलने वाला, उसको कुछ नहीं कहना। अगले साल अचानक से रामेश ने अगर पैसे दे दिए तो हमारे को कैश तो मिल गया, लेकिन रामेश का अकाउंट में यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि रामेश का अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो ये एक तरीके से फ्री मनी मेरे पास आया है। तो मैं फ्री मनी के लिए एक नया अकाउंट खोल रहा हूँ और मैंने उसको नाम दे दिया बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब चाहे पूरे 1000 वापसी आ जाए तो ये रामेश का अकाउंट यहाँ पर मुझे ओपन नहीं करना है, क्योंकि पिछले साल रामेश का अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो ये उसके पीछे की वर्किंग थी कि यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखते, चाहे क्वेश्चन में नाम गिवन हो तो भी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वर्किंग बताई है, उम्मीद है समझ आइए, नहीं भी समझ आई कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम अकाउंट्स करेंगे ना, आराम से करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, आपको अकाउंट्स में मज़ा भी आने लगेगा और समझ आने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब बेशक अगर नहीं समझ आई, अभी उतना ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको अगर समझ आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अकाउंट्स उसके बाद। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं भाई। कह रहे हरी अ डेटर फॉर 10,000 रुपीज़ बिकेम इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब है वही बैड डेट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, दिवालिया निकल जाना। रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी, ये वाली जो लैंग्वेज है 60 पैसा, इसका मीनिंग है 60%, इसका मीनिंग है 60%। एज अ फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज रिसीवर, पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्टली इन फॉर्म ऑफ मशीन वैल्यूड इतना एंड बैलेंस इन कैश। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हें अपने दोस्त को 50 रुपये लौटाने हैं, तो 50 रुपये लौटाने का एक तरीका तो ये है कि हम 50 रुपये कैश दे दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है मैं 10-10 रुपये वाले 5 पेन उसको दे दूं, वो भी तो 50 का है। आजकल इंस्टाग्राम पे बार्टर कोलैब बड़ा हो रहा है, तुमने सुना होगा बार्टर कोलैब, मतलब ब्रांड्स क्या बोलते हैं, भाई तुम मेरे लिए रील बना दो, बदले में पैसा नहीं देंगे, बदले में अपना प्रोडक्ट पकड़ा देंगे, ठीक है। तो मुझे तो पैसे लेने थे इस बंदे से, हरी से 10,000 रुपये लेने थे, ये बंदा मेरे को पैसे नहीं दे रहा, मेरे साथ बार्टर करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मशीन ले लो, मशीन ले लो। अब मजबूरी मेरी इतनी है कि इंसॉल्वेंट हो गया, मैं मशीन भी लेने के लिए रेडी हो गया हूँ, ठीक है। तो 10,000 में से क्या कहानी चल रही, रिसीव्ड 60 पैसा, तो 40% तो पैसा डूब गया, ठीक है। तो अब हम एंट्री बनाने इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री यहाँ बनाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और बदले में मशीनरी मिलने वाली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी डेबिट। क्यों डेबिट हो रही है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगा, रीज़न नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टू हरी, देखो हरी मेरा अब डेटर नहीं रहा, एसेट खत्म हो गई, तो हरी से मेरे को 10,000 रुपये लेने थे। तो 10,000 रुपये का हिसाब कैसे हुआ है, क्वेश्चन बोल रहे 60%, ठीक है, ध्यान से देखो, लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहे रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज रिसीवर, पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्टली मतलब ये जो 60% मिला इसके भी 2 टुकड़े हो गए, ये जो 60% मिला मतलब 4,000 तो डूब गया, ठीक है, 60% मिला, 60% मिला मतलब 4,000 तो डूब गए, 4,000 की तो बैड डेट्स हो गई। अब जो बचे हुए 6,000 हैं उसमें से भी 3,500 की तो मशीनरी है, ठीक है, और बचे हुए 2,500 का आपको कैश मिला है। तो ये तो है कैश, ठीक है, और ये क्या है, मशीनरी, ठीक है। आई बात समझ में, 6,000 के भी 2 टुकड़े हो गए, तो मशीनरी 3,500 है, कैश 2,500 है, ठीक है। मशीनरी है 3,500, कैश है 2,500 और पैसा डूबा है
4,000 का, और अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 10,000 के बराबर ये आएगा। तो काफ़ी अच्छी ये जर्नल एंट्री गिवन है। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ना तुम्हारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ना, मैंने वो पिक करी है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपकी पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है अच्छा, जर्नल करना है इन द बुक्स ऑफ साहिल। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ साहिल मतलब बिजनेस ओनर जो रन कर रहा है, प्रोप्राइटर का नेम क्या है, साहिल। साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल, इसने बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, April 1 और April 1 के पास आप देखो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन दे रहे हैं। कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे एक न्यू टर्म है। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है और एक चीज़ होती है करेंट अकाउंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है, जब आप 18 ईयर्स के हो गए, आफ्टर 12 आप जो बैंक में अपना अकाउंट खोलोगे, जो खाता खोलोगे, वो सेविंग्स होता है। लेकिन अगर दुकान के नाम से, जैसे तुमने देखा होगा ABC लिमिटेड, ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास जो शॉप्स हैं, शॉप का भी एक नाम होता है, मालिक का नाम अलग होता है, दुकान का नाम अलग होता है। तो जो दुकान के नाम से बैंक में खाता खुलता है वो करेंट अकाउंट होता है। तो ये बिजनेस का होता है। ठीक है, ये बिजनेस का होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये घर का होता है, ये पर्सनल होता है। तो अगर सेविंग्स अकाउंट से अपने को क्वेश्चन में ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, तो वो घर से ही लाया। सेविंग्स अकाउंट मतलब वो घर से ही पैसा लेकर आया है। तो यहाँ पे हम April 1 की जो एंट्री है वो हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर हम लिखते हैं। तो पैसा ला रहा है April 1 को, अच्छा ये सेट कर देते हैं। अच्छा, पैसा ला रहा है वो April 1 को, कैश अकाउंट डेबिट, और घर से वो पैसा ला रहा है सेविंग्स अकाउंट वाला, वो चेक की फॉर्म में ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, डेबिट और डेबिट। ठीक है, ये आ रहा है 1 लाख और ये आ रहा है 10 लाख। तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्टेड हो गया, 11 लाख। अच्छा, इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इस एंट्री को ज्वाइन ना करो, अलग अलग करो, कैश टू कैपिटल अलग करो, बैंक टू कैपिटल अलग एंट्री आप पास करो। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री आ रही है, कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख अगेंस्ट चेक। चेक मतलब बैंक अकाउंट आपको जर्नल में खोलना है। 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेटा मैंने आपको बार बार बताया, ये ओरली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सामान खरीदा है। ठीक है, तो April 2 की हम एंट्री करेंगे। परचेजेस डेबिट क्यों होगा, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट होगा बैंक। ठीक है, क्रेडिट होगा बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे हम जर्नल देखते हैं, परचेजेस 1 लाख लेस 10%, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 10,000 हो गया ना, तो 90,000 रुपीज़ की वैल्यू हमारे को लिखनी है। तो अमाउंट क्या आएगा, 90,000 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो एक और April 2 की ट्रांजेक्शन दे रहा है, इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी। देखो एडवांस खरीद रहे हैं ना, तो आपको बस एडवांस वर्ड आपको यूज़ करना है जरूर में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एडवांस कभी भी रिसीव करते हैं अगर हम, तो लाइबिलिटी नेचर होता है। एडवांस जब हम सामने वाले को पकड़ाते हैं तो एसेट नेचर होता है, ये चीज़ याद रखो। अब एडवांस रिसीव करना है तो अच्छी बात कि मेरे को पैसे मिल गए, है तो अच्छी बात, लेकिन लाइबिलिटी उसको बेटा इसलिए बोलते हैं कि मेरे माइंड में टेंशन आ गई यार, अब मुझे उसका काम करना है, मैंने पैसे पकड़ लिया, मुझे उसका काम करना ही करना है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी नेचर। अब यहाँ पे एडवांस मैंने पकड़ाया है, इशू मतलब मैंने पे करा है, चेक पे करा है, तो टू बैंक पैसा मैंने किसी और को पे किया। और यहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिख दिया करो और साथ में एडवांस लिख दो, तो एडवांस फॉर मशीनरी। ठीक है, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट। अच्छा, सेम डे की एंट्री है April 2। ठीक है, डेबिट करते हैं और अमाउंट ज़रा हम लिख लेते हैं, आई थिंक 1 लाख लिखा था। ठीक है, 1 लाख का अमाउंट था, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अमाउंट भी चेक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट हम इस पे आ गए, परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख, सामान की क्वांटिटी दी, ट्रेड डिस्काउंट ओरली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 2 लाख का 25% होता है 50,000। ठीक है, 50,000 ही होगा। ठीक है, तो ये 50,000 का मैं डिस्काउंट ओरली माइनस करूंगा। एंड पेड इमीडिएटली, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। देखो जो आपका कैश डिस्काउंट होता है बेटा, कैश डिस्काउंट जो आपको देना है वो उस अमाउंट पे देना है जो अमाउंट सामने वाला कैश में देने के लिए रेडी है, या हमें कैश पे करना है, जो भी सिचुएशन चल रही है। जो मैं कैश दे रहा हूँ, जैसे मान लो दुकानदार ना उधार नहीं बेचना चाहता, वो चाहता है कि उसको सामने वाला हमेशा कैश दे दे जब भी वो माल बेचे। कुछ कस्टमर उधार पे ही लेते हैं, तो वो चाहेगा कि यार इस बंदे को
ना लालच देगा, वो उस बंदे को बोलेगा यार तुम उधार पे लेते हो, तुम्हें उधार पे लेने की आदत है, एक काम करो अभी अगर तुम मुझे कैश दोगे ना तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट दूंगा। 25% का डिस्काउंट तो सभी को दे रहा है वो, अगर तुम अभी पेमेंट करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट और दूंगा, तो पैसा बचेगा ना, तो सामने वाले के मन में लालच आ जाएगा, पैसा बचेगा तो वो इमीडिएटली पेमेंट कर देगा। ये होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो अब हमने सामान खरीदा है और हमने पे कर दिया, ठीक है, तो हम जर्नल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट इकट्ठा चलेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अच्छा, परचेजेस कितना आएगा 1,50,000, 2 लाख मत लिखना, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाला वैल्यू आपको यहां पर लिखना है। 2% कितना होगा इसका 3,000। तो मैंने सामने वाले को बोला भाई अगर तू अभी पैसे देगा तो मैं तेरे को 3,000 का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, मतलब सामने वाले ने हमें बोला, उसने हमें बोला कि अभी अगर तुम पैसे दोगे तो 3,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने जब सामान खरीदा तो मैंने कहा अच्छा मैं 150 देने के लिए रेडी हूँ बट मुझे डिस्काउंट दो, तो 150 पे उसने डिस्काउंट दिया, तो रियलिटी में मैंने कैश कितना दिया 1,47,000 रुपीज़ मैंने कैश पे किया है, ठीक है। तो ये हमारी डेट डाल देंगे इसमें, अप्रैल जो भी है, अभी देख लेते हैं April 3 इस पे डाल दूंगा। अब नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक, अब हमने माल बेचा है, ठीक है, हमने माल बेचा है अगेंस्ट चेक, कितना अमाउंट है 50,000 रुपए। तो सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। तो April 7, ये है April 3। अच्छा, अगर माल बेच रहे हैं तो माल बेचना फायदा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, और चेक मिल रहा है ना, तो राकेश का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन हो ना नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो पैसा आएगा तो डेबिट है, तो चेक वर्ड है तो बैंक अकाउंट, चेक वर्ड नहीं है तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कैश अकाउंट, अगर चेक वर्ड नहीं है हम हमेशा एज्यूम करते हैं कैश अकाउंट, बट यहाँ पे चेक वर्ड गिवन है। तो अब हम आगे हैं आगे, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन तो साइलेंट है, कह रहा है माल बेचा, सेल्स की एंट्री माल बेचा, क्वेश्चन साइलेंट, लेकिन पार्टी का नेम दे रखा है, क्लाइंट का नेम दे रखा है, साइलेंट क्वेश्चन में क्लाइंट का नेम दे देगा तो उधार मानेंगे। ट्रेड डिस्काउंट ओरली कैलकुलेट होता है, मैंने सारी बातें आप लोगों को समझाई हैं, ठीक है। तो April 10 पे आ गए अब हम, तो रमन टू सेल्स डिस्काउंट अकाउंट में ओपन नहीं करने वाला क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, रमन टू सेल्स, ठीक है, और अमाउंट वगैरह देख लेते हैं यार आराम से, ठीक है। अमाउंट क्या है भाई 25,000 पे 10% मतलब 2,500, तो ये 22,500 जाएगा अमाउंट इसका, तो 22,500, ठीक है। अच्छा, रमन को क्यों डेबिट किया है, रमन को बेटा इसलिए डेबिट किया है, डेटर हो गया ना, क्रेडिट सेल्स, ये लाइन बता रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स जनरेट्स डेटर, मतलब डेटर हो गया, क्रेडिट परचेजेस जनरेट्स क्रेडिटर्स, उधार पे माल खरीदेंगे तो पैसा बाद में देना, कर्जा चढ़ गया, क्रेडिट सेल्स जनरेट्स डेटर, क्रेडिट परचेजेस जनरेट्स क्रेडिटर्स, ये लाइन कहीं पे लिख लो और याद कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये हमने एंट्री कर ली। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट अब हम आ गए April 14, कह रहे रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% CD, कैश डिस्काउंट, मतलब अपने को पैसा मिला, तो कैश डिस्काउंट वैसे भी पता तब देते हैं जब पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, ठीक है। सामने वाले से जल्दी पैसा मिल जाए उसको लालच देने के लिए हम थोड़ा सा डिस्काउंट और देते हैं, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे हमें चेक मिल गया, ठीक है, और हमने उसको 2% का CD ऑफर करा है, तो चलो चेक करते हैं भाई, ठीक है। अप्रैल की कोई डेट थी लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, मुझे जब, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मेरे को किसी से चेक मिलता है ना तो मैं एज्यूम करता हूँ वो चेक मैंने सेम डे बैंक में जमा कराया है। अगर मैंने वो चेक सेम डे बैंक में जमा कराया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक और डिस्काउंट इकट्ठा चलता है, बैंक और डिस्काउंट क्या चलता है, इकट्ठा चलता है। या इसको हम अलग पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। देखो ये क्योंकि सीक्वेंस में है ना, इसमें 2-3 एंट्रीज हैं, तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे को चेक मिल गया और क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मान के चलूंगा ये सेम डे डिपॉजिट होगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और डिस्काउंट और बैंक तो इकट्ठे चलते हैं, कैश डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। क्रेडिट करेंगे, क्या नाम है भाई इस बंदे का, इससे पैसे मिल रहे हैं ना रमन से, तो रमन अब पैसे दे रहा है तो रमन क्रेडिट करेंगे। तो टू रमन, मुझे रमन से कितना पैसा लेना है 22,500 रुपीज़ मुझे इससे लेने हैं, और इसने डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट एक बार देख लेते हैं यार, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट का था यहाँ पे अमाउंट
2% का कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो 2% का कैश डिस्काउंट है, तो 2% का हमारे को कैश डिस्काउंट यहाँ पर लिखना है। अच्छा 22,500 का 2% कितना होता है, तो ये भी हमारे को निकालना पड़ेगा। तो ये निकालते हैं, 225 का डबल क्या होता है 450, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गया 450। अभी बहुत ध्यान से देखना, फिर कहीं कह दो भाई गलती कर दी, गलती नहीं करी, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ तुम्हारे को। 22,500 में से क्या, तो 22,050 रुपये आएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब हम ये एज्यूम करते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कि ये चेक सेम डे बैंक में जमा हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है यार, आप खुद सोचो, आपको मैंने चेक पकड़ाया, हो सकता है यार आज के दिन आप बैंक जाना भूल जाओ किसी वजह से, या आप बिजी हो, बैंक गए नहीं, तो वो चेक तो तुम्हारी जेब में पड़ा रह गया ना। अब क्योंकि वो चेक तुम्हारी जेब में पड़ा रह गया, तो वो चेक बैंक में पहुंचा नहीं, तो बैंक वालों को खाप थोड़ी आएंगे कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना रॉन्ग होगा। तो ऐसे केस में जब हम बैंक में अपना चेक जमा नहीं कराते सेम डे, तो वहां पर आपको ओपन करना है चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड का मतलब क्या हुआ कि वो जो कागज का टुकड़ा तुम्हें मिला है, वो कागज का टुकड़ा ही तुम्हारे लिए अब एसेट है फिलहाल, क्योंकि ये अभी जमा कराओगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा अब ये पता कैसे चलता है, ठीक है, ये पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी चीज क्या हो रही है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो आपको ना आगे की 2-3 ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी, तो आपको पिछले का आइडिया लगेगा कि चेक इन हैंड अकाउंट खोलना है या बैंक अकाउंट खोलना है। आगे का थोड़ा सा हमें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। तो अब हम आगे April 16, तो यहां पढ़ के पता चल रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इन बैंक। यहां पढ़ के पता चल रहा है कि जो हमें चेक मिला है वो हमें जमा करवाना है बाद में, April 16 को। तो ये जो एंट्री है, April 14 को मेरे को उससे चेक मिला, तो 2 दिन ये चेक मेरे पास पड़ा रहा, 14 को 15 को मेरे पास पड़ा रहा चेक। अब ये चेक मैं बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, ठीक है। 2 दिन बाद में ये चेक का टुकड़ा लेके अपने बैंक में पहुंचा, तो ये चेक का टुकड़ा मैंने बैंक वालों को दिया, मतलब मुझसे दूर हो गया, तो ये एसेट कम हो गई, तो क्रेडिट। और जैसे ही मैंने ये डॉक्यूमेंट बैंक को, बैंक के ऑफिसर को, ठीक है, बैंक के कर्मचारी को दिया, तो उसने मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अच्छा कितना बैंक बैलेंस बढ़ा है, जितना चेक पे अमाउंट था। चेक पे अमाउंट कितना है 22,050। आया समझ, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 3 एंट्रीज ही क्वेश्चन में आ जाए। कौन सी 3 एंट्रीज क्वेश्चन में आ जाए, देखो ये 3 एंट्री, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, April 14 से April 20 एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करिए, एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा April 14 से April 20। ये 3 जर्नल नाम बदल देगा, रमन की जगह कोई और नाम कर देगा, थोड़ी सी अमाउंट बदल देगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। ऑलराइट, अब हम आगे April 20 पे कह रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम रमन वॉज डिसऑनर्ड। अब ये जो चेक है कह रहा है कि डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो गया। जैसे मान लेते हैं मेरे अकाउंट में है सिर्फ 1,000 रुपये, अब मैं तुम्हें पैसे दे दिया, चेक लिख के दे दिया 2,000 का, तो मेरे अकाउंट में ही 1,000 है, तो मैं 2,000 का चेक मेरे को तो लिखना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने लिख दिया तुम्हारे को, और वो चेक जिस दिन तुम अपने बैंक में जमा कराओगे ना, वो चेक फेल हो जाएगा। बैंक वाला बताएगा भाई जिससे तुम चेक लेकर आए हो ना, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े इतने, तो ये चेक लगेगा नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाउंस हो जाना। तो अब रमन भाई ने हमारे को चेक दे दिया और उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े थे, तो वो चेक हो गया डिसऑनर, इसको बोलते हैं बाउंस हो जाना। अब जब ऐसा होता है ना, तो बैंक वाले ना 200 रुपये चार्ज करे, वो कह रहे हैं यार तुमने हमारा टाइम वेस्ट करा है, तुमने मेरे को एक ऐसा चेक पकड़ाया है जिसमें पैसा ही नहीं था, जिसके खाते में पैसे नहीं, तुम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, तुम बेकार बंदे से डील करके आए हो जिसने तुम्हें फालतू का चेक दिया, जिससे टाइम वेस्ट हुआ। तो बैंक का टाइम वेस्ट हुआ, बैंक अब हमसे 200 रुपये हमारे अकाउंट से काट रहा है, हमारी गलती नहीं है, कटेंगे हमारे अकाउंट से, ठीक है। आई बात, कहानी समझ आई। तो अब ये जो चेक है ये हो गया है डिसऑनर, तो अब इसकी जर्नल करते हैं। अब April 20 की एंट्री बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहाँ मेरे को चेक मिला, यहाँ मैंने अपना अकाउंट का बैंक बैलेंस बढ़ाया, ये मेरी बुक्स है, लेकिन बाद में पता चला यार मैंने ने बैंक बैलेंस गलती से बढ़ाया, क्योंकि ये चेक नकली निकला, बाउंस हो गया, तो मेरा ये जो बैंक बैलेंस बढ़ा है ये मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने अपनी बुक्स में बढ़ाया ना, मैंने एज्यूम किया कि भाई बंदा सॉलिड होगा, उसके अकाउंट में 22,000 रुपये तो होंगे ही, उसने अगर चेक लिख के दिया तो, लेकिन बंदा सॉलिड नहीं निकला, बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो ये चेक मेरा कैंसिल हुआ। तो मैंने ये जो पहले अपने आप से बढ़ा दिया बैंक बैलेंस, ये मैं ठीक करूंगा, ये मैं कम करूंगा, तो मैं बैंक बैलेंस कम करूंगा 22,050 जितने से बढ़ाया। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से करना, जब मेरे को रमन ने पहली बार चेक पकड़ाया था तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया था। ध्यान से सोचो, अगर मान लो यार तुम्हें किसी से 10,000 रुपये लेने हैं और उसने तुम्हें पैसे दिए और 500 रुपये का डिस्काउंट छुड़ाया, उसने तुम्हें चेक दिया और 500 रुपये का डिस्काउंट उसने लिया, तो मैं उसको डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे चेक दिया,
लेकिन यहाँ पे तो ये नकली चेक दिया ना, तो अगर उसने नकली चेक दिया तो मैंने जो उसको उस टाइम डिस्काउंट दिया मैं कैंसिल करूंगा। ये डिस्काउंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उसने मुझे चेक दिया तो डिस्काउंट मिला ना। तो अगर वो चेक ही नकली था तो ये डिस्काउंट आपको कैंसिल करना होगा। तो ये जो डिस्काउंट है, अगर आप यहाँ पे अलाउड लिखते हो तो ये डिस्काउंट कैंसिल हो रहा है। कैंसिल, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये जो टू बैंक है इसके साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड ही लिखना है। अलाउड क्यों लिखना है, क्योंकि मैं यही वाला डिस्काउंट कैंसिल कर रहा हूं। तो मैंने यहां लिखा 450 रुपीज। अच्छा, अब मैं डेबिट किसको करूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं रमन भाई को अपना फिर से डेटर बनाने और मैं कहूंगा रमन भाई पैसे दे दे, तो मेरी बुक्स में मैंने उसको फिर से डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया, अपनी एसेट खड़ी करी दोबारा से। तो ये मेरी दोबारा से एसेट बन जाएगी। अच्छा, अब ये एसेट बन तो जाएगी, लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पे ना एक खेल हुआ है, और खेल ये हुआ है कि अपने ना पैसे कटे हैं फालतू में। मेरे बैंक वालों ने 200 रुपये काटे। उन्होंने बोला यार तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, ठीक है, मैं मतलब साहिल, हम बिजनेस के, साहिल का बिजनेस है, तो साहिल के अकाउंट से 200 रुपये कटे तो रमन की वजह से है ना, इसने नकली चेक पकड़ा है। तो साहिल यानी कि हम रमन से 200 रुपये रिकवर करेंगे, हम ये भी पैसे रमन के उसमें डेटर वाली अमाउंट में जोड़ देंगे। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये मेरे अकाउंट से कटे हैं, तो यहाँ पे पहले तो ये 22,050 में ना 200 में ऐड कर रहा हूँ। देखो 22,050 कहाँ से आए थे, इसकी वजह से ये फालतू में बैंक बैलेंस बढ़ाया था, और 200 रुपये जो मेरे अकाउंट से कटे हैं तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, ये वाली दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हारे को। यहाँ पे ये 200 रुपये मैंने यहाँ पे बैंक चार्जेस के जोड़े, और वो भी मैं रमन से ही रिकवर करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 22,700 रुपये हो जाएगा। इन 3 जर्नल का एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन तीनों जर्नल पे आप ध्यान से फोकस करो। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली में भी बच्चे गलती कर देते हैं। कह रहे पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल। साहिल कौन है, ओनर है, ऊपर का नाम इसलिए पढ़ना ध्यान से जरूरी होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा होती है ड्रॉइंग्स से मतलब ओनर का पर्सनल एक्सपेंस। भाई ओनर की लाइफ इंश्योर्ड हो रही है ना, गुड्स स्टॉक की इंश्योरेंस नहीं हो रही, ओनर की लाइफ। बिजनेस और ओनर अलग अलग है, तो बिजनेस कहते हैं यार मुझे नहीं फर्क पड़ता ओनर से, तो ओनर की लाइफ ये जो है ये है ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये क्या है, ड्रॉइंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो है ना, LIC इंश्योरेंस मैंने पे किया ड्राफ्ट से। तो ड्राफ्ट जब हम जाके बैंक से बनवाते हैं ना, तो ड्राफ्ट जब बनवाते हैं तो हमें ड्राफ्ट बनवाने पे ना एक खर्चा देना पड़ता है। बैंक का जो ड्राफ्ट होता है वो फ्री में नहीं बनता, थोड़ा सा उसको बनवाने का ना चार्ज देना पड़ता है। तो 100 रुपये का चार्ज भी लगा है, ठीक है। तो ड्राफ्ट था 10,000 का, 100 रुपये का चार्ज था, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 10,100 रुपये, 10,100 रुपीज अपना टोटल खर्चा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसकी एंट्री कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये जो अपना खर्चा हुआ है ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आप पूरी 10,100 करोगे। यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, वो बैंक चार्जेस का अलग खोलते हैं। देखो वो ड्राफ्ट क्यों बना, LIC की वजह से, तो ड्राइंग्स की वजह से एक फर्दर खर्चा हुआ ना, वो भी ड्राइंग्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बैंक चार्जेस यहाँ पर जोड़ने हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम लास्ट पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट एंट्री पे आ गए इस क्वेश्चन की, अभी और क्वेश्चन भी है। तो अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, FD का यार, जब भी हमारे बैंक में ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो बेस्ट रहता है FD करा लो। FD पे ना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो FD क्या एक एसेट होती है, ठीक है। तो एसेट है 5 लाख रुपए की FD कराई भाई बंदे ने, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो अप्रैल 30 पे अब हम आ गए, तो FD कराई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे पैसा कैश में जाएगा या बैंक में जाएगा, ऑब्वियसली बैंक में जाएगा, बैंक में से पैसा कटेगा। देखो आप FD का मतलब पता है क्या, आपके एक अकाउंट में से पैसा कटा, लेकिन FD वाले अकाउंट में पैसा बढ़ गया, ठीक है। आपका जो नॉर्मल अकाउंट है, करंट अकाउंट, वहां से पैसा कटा, दुकान के अकाउंट में से पैसा कटा, और दुकान की दूसरे FD वाले अकाउंट में चला गया, ठीक है। जैसे मान लो घर के एक रूम से पैसा दूसरे रूम में तुमने रखा, ठीक है, मतलब तुम्हारे बेडरूम से पैसा किसी और रूम में चला गया, वही है, इंटरनल रोटेशन हुई है पैसे की, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज़ की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो एसेट, जो एसेट बड़ी है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, रूल समझाता हूँ, जो एसेट बढ़ी डेबिट, जो एसेट कम हुई वो क्रेडिट, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तुम्हारे को ना इस टाइप के सारे बड़ी क्लियरली समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो हमारे पास ना एक गोडाउन है, वेयर हाउस है। वेयर हाउस आप समझते हो ना, स्टोर रूम होता है एक तरीके से बिजनेस का, जहाँ पे माल को स्टोर करता है। गोडाउन, ठीक है, मार्केटों में देखा होगा भाई, उसके पास 2 गोडाउन है, 3 गोडाउन है। गोडाउन मतलब वो बहुत सारा माल स्टोर करके रखता है अपने पास। तो अब माल ना हम जब यहाँ पे स्टोर करते हैं तो माल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। माल की क्वांटिटी बढ़ती कैसे है, जैसे ही मैं और माल खरीदूंगा, ठीक है, तो वेयर हाउस में स्टोर करूंगा तो वेयर हाउस मेरा उतना भरा भरा हो जाएगा। तो माल की क्वांटिटी वेयर हाउस में तब बढ़ती है अगर मैं और सामान खरीदूं। परचेजेस करने से वेयर हाउस में क्वांटिटी बढ़ती है, ये बात आई समझ। अच्छा, अब मैं माल वेयर हाउस में रख क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है माल को बेचना, ठीक है, माल को बेचना। तो वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम कैसे होती है, उसका रीजन क्या होता है, सेल्स। तो स्टॉक की क्वांटिटी कम कब होती है, अगर रीजन क्या है, सेल। मैंने माल बेचा तो यहाँ पे वेयर हाउस में माल कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। अब आइडियली तो यार हर दुकानदार यही चाहता है कि मेरे गोडाउन में से अगर स्टॉक कम हो रहा है ना, तो उसका रीजन सिर्फ एक होना चाहिए, सेल्स। सिर्फ यही रीजन होना चाहिए कि माल मेरे गोडाउन में से कम हो रहा है। कभी कभी स्टॉक की क्वांटिटी मेरे बिजनेस में कम हो जाती है और रीजन उसका सेल्स नहीं होता। उसके क्या रीजन होते हैं, मान लो हमारे गोडाउन में चोरी हो गई, हमारे गोडाउन में आग लग गई। हो सकता है भाई गोडाउन में कुछ ऐसा सामान है जो मुझे अपने घर पे ही लगाने, मान लो मैं पंखे बेचता हूँ, तो घर में पंखा खराब होगा तो बाहर थोड़ी लेने जाऊंगा, अपनी ही दुकान में से ले आऊंगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ओनर ही सामान अपने घर ले जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्वांटिटी अपने वेयर हाउस में से कम हो रही है और उसका रीजन अगर सेल्स नहीं है, तो हमें जर्नल में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना होता है। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट क्यों करते हैं, ठीक है, अगर रीजन सेल्स नहीं। अब परचेजेस ही क्यों करते, कोई और क्यों नहीं। देखो मान लो मेरे पास 10 चेयर्स हैं, मैं चेयर बेचता हूँ, मेरे पास 10 चेयर हैं और ये मैंने खरीदी है, मैंने 10 चेयर खरीदी हैं, ठीक है, 10 चेयर खरीदी हैं और 2 चेयर जल गई, 2 चेयर जल गई। तो अब मैं यही बोलूँगा ना कि मेरी खरीद ही 8 की है, यही बोलूँगा ना मेरी खरीद ही 8 की है। तो 10 चेयर खरीदी, अगर 2 जल गई तो मैंने अपनी खरीद कम करी। मैंने ये नहीं बोला 2 बेची, मैंने बोला मेरी खरीद कम हो गई। तो इसीलिए कभी भी माल नहीं बेचेंगे, नहीं बेचे और उसके अलावा किसी और रीजन से गोडाउन में माल की क्वांटिटी कम हो रही है, तो हम अपनी खरीद को कम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही सारी पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला पॉइंट देखो भाई, गुड्स परचेज फॉर 5000 वर यूज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। कह रहे हैं जो ओनर है वो घर ले गया सामान, गुड्स परचेज फॉर 5000, 5000 का हमने कभी सामान खरीदा था, ओनर अपने घर ले गया, ओनर अपने घर ले गया। तो इसकी जर्नल क्या करेंगे, ड्राइंग्स तो करी ही करी है। पैसा घर ले जाएगा तो 2 कैश कर देना, सामान घर ले जाएगा तो 2 परचेजेस कर देना, ठीक है, बस सिंपल। तो अमाउंट लिखते हैं 5000 रुपये, ठीक है। अमाउंट क्या लिखेंगे, 5000 रुपीज़, ठीक है। आया समझ, आसान है बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, कह रहे गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली से मुंबई माल भेज रहे थे, रास्ते में किसी रीजन से चोरी हो गई, किसी ने डाका डाल दिया हमारे ट्रक पे, तो माल जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में था, चोरी हो गई, ठीक है, या स्टोलन मतलब चोरी हो गई। तो गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, तो माल तो कम हुआ लेकिन बेचा नहीं ना, माल तो कम हुआ। कभी भी माल कम हो रहा है और हमने नहीं बेचा तो आपको जर्नल में परचेजेस अकाउंट शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो माल अगर बेचा जाता तो 8000 में बेचते, वो माल अगर बेचा जाता तो 8000 में बेचते, लेकिन मैंने 6000 में खरीदा था। तो अब बेटा आप ये बताओ, आप क्या बोलोगे, नुकसान कितने का हुआ। हम क्या बोलेंगे, हमारा नुकसान 8000 का हुआ या 6000 का हुआ। 8000 का तो यार वो बेचना था ना, इसमें तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, मैंने तो 6 का खरीदा था ना, तो मैं बोलूँगा नुकसान मेरा 6 का हुआ है। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट टू परचेजेस अकाउंट, और 6000 कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस, परचेजेस अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या आ रहा है, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई इंश्योरेंस नहीं थी, हमारे गोडाउन में आग वाग लग गई और नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी सेम सी होती है, लॉस हो गया दोबारा से, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर,
लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, और फिर माल बेचा नहीं ना, कोई और रीज़न है अदर देन सेल्स, जब भी रीज़न होगा परचेजेस अकाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है, ठीक है। अच्छा अमाउंट देख लेते हैं भाई, अमाउंट क्या है, 3000 रुपये। हमेशा आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना है 3000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब हम आगे पॉइंट नंबर सी पे। तो ये कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर सी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसके मार्क्स अलग से आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। 1000 रुपये के गुड्स से आग लग गई एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, ठीक है। जैसे मान लो मेरे गोडाउन में सामान है, मैंने इंश्योरेंस कराई, इंश्योरेंस का मतलब होता है कभी अनहोनी हो जाए, आग लग जाए, चोरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा नुकसान का पैसा मेरे को दे दे, ठीक है। 1000 रुपये की अगर आग लगी, 1000 रुपये का नुकसान हुआ, माल खराब हुआ, तो 1000 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे दे, तो मेरा नुकसान अल्टीमेटली फिर हुआ नहीं ना, मेरा नुकसान फील नहीं होगा, तो इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं। तो कह रहा है एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपये देने का तुम्हारे को एक तरीके से वादा किया। 1000 हमने मांगे इंश्योरेंस कंपनी से, उन्होंने 200 रुपये नहीं दिया, 800 दे दिए। एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया। देखो तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट सी है, तो पहले तो अपने पास आग लगाते हैं, ठीक है। इसमें एंट्री कैसे करेंगे, आग लगाते हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस, ठीक है। स्टेप वाइज आपको करना है, स्टेप वाइज, ठीक है, एक एक स्टेप करके हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो अपने पास आग लगी है 1000 रुपये की, तो पहले तो यार आपको नॉर्मल जर्नल करनी है कि भाई मेरा नुकसान हो गया और मैंने एंट्री करी। फिर मुझे ध्यान आया कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग लेता हूँ, ये सामान की तो इंश्योरेंस कराई हुई है, तो जब मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग रहा हूँ तो मैंने उनको अपना डेटर बनाया, मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं, ये मेरे डेटर बन गए, मैं इनसे 1000 रुपये मांगूंगा, ठीक है। ये 1000 देंगे मुझे ये नहीं पता, मैं तो 1000 मांगूंगा ना, तो मैंने 1000 रुपये इनसे मांग लिए। लेकिन अगर मैंने इनसे 1000 मांगे तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा मेरा तो नुकसान ही नहीं हुआ, मैं तो बच गया, भले ही आग लगी, लेकिन क्योंकि मेरे को याद है इंश्योरेंस है तो मैं तो बच गया। तो ये जो मैंने नुकसान लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट किया ना, ये खामखा डेबिट किया, इसको क्रेडिट करो, ये अकाउंट क्लोज कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, तो ये अकाउंट हम कर रहे हैं क्लोज, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट एंट्री, ये अपनी सेकेंड एंट्री। अब देखो अब इंश्योरेंस कंपनी, अब थर्ड एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने की। तो अगर पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, तो यहां पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से डेटर है, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर से मैंने कितने पैसे मांगे, बहुत ध्यान से देखना, 1000 रुपये मांगे। अगर 1000 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो भाई बेस्ट सीन है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 800 दिए इंश्योरेंस कंपनी ने। तो अब अगर मुझे बताओ 1000 रुपये का मेरा नुकसान हुआ, 1000 रुपये की आग लगी, ठीक है, 800 रुपये कोई मेरे को दे दे, तो मेरा रियल लॉस तो 200 रुपये का हुआ ना। 1000 रुपये में से 800 मिल गए तो रियल लॉस 200 का हुआ। तो अब यहाँ पे देखो जर्नल टैली भी नहीं कर रही, बैलेंसिंग फिगर भी निकल रही है 200 की। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये लिख दो। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना, आप दोबारा से लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर फिर से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हम लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट फिर से ओपन कर सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ठीक है। कोई भी आप अकाउंट ओपन करो 200 रुपये का। तो ये 3 जर्नल इसमें होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गए अब हम डी पे, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी पे 2 अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस अच्छा बुरा नहीं देखता, बिजनेस सोचते हैं यार खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ। चैरिटी देना एक खर्चा है, हम सामान दे रहे हैं फ्री में और हम पैसे नहीं ले रहे, तो चैरिटी एक खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और माल कम हो रहा है गोडाउन में से, रीजन सेल्स नहीं है, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं एक और, चैरिटी एक्सपेंस है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं बेटा हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये आएगा 500 रुपीज़, ठीक है। तो इतना आसान है यार, और ऐसे ही और क्वेश्चंस में करवाते जाऊंगा, पूरा का पूरा वन शॉट आपने कंप्लीट देखना है।
कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अब तक आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं ना, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करें, उसका कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ही खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करो। आसान क्वेश्चन है, और जहाँ भी गलतियों की दिक्कत होगी आपके भैया आपको सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो बहुत डिटेल में दोबारा से आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। कह रहे कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो पर्सनल यूज जब भी आपको दिख जाएगा ना बेटा, तो आपने समझ जाना है कि ये ड्राइंग्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब घर के लिए वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस को चलाने वाला, ओनर, ठीक है, ओनर, ठीक है। अगर कल को आप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो तो आप कौन हुए? आप प्रोप्राइटर हो जाओगे। अच्छा, तो ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। तो इसकी जर्नल क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये हो जाएगी, आई थिंक 5000 था अमाउंट, एक बार ही देख लेते 5 था या क्या था, ठीक है। अच्छा, बिजनेस से पैसा बाहर जब भी जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और ड्राइंग्स डेबिट होती है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी कैपिटल बिजनेस में जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल जब भी कम होती है तो कैपिटल अकाउंट हम डेबिट नहीं करते। ड्राइंग्स का आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी अगर मैं अकाउंट लिखना भूल जाऊँ तो आपने अकाउंट लिखना है, ठीक है। अकाउंट सबके साथ लगता है। अच्छा, तो अमाउंट हमने लिखी, अच्छा अमाउंट 2000 है। तो फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट इसका है 2000, ठीक है। तो अमाउंट इसका ठीक कर लेते हैं 2000 ईच। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट है अपने पास गुड्स परचेज फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अब एक देखो, दो तरीके की बात होती है। एक, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, एक मेरे को पैसा चाहिए घर लेकर जाने को, मेरे घर में भाई बीवी बच्चे हैं, फैमिली का खर्चा है, तो पैसा चाहिए। दूसरा होता है घर पे मान लो कोई ऐसी चीज़ खराब हो गई, तो घर वालों ने मेरे से बोला कि ये चीज़ दुकान से ले, बाय चांस मैं वही चीज़ बेचता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा मान लो टीवी बेचने का काम है, तो घर पे अगर टीवी खराब हो गया तो हम किसी और की शोरूम से थोड़ी टीवी खरीदेंगे, हम अपनी दुकान से टीवी लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसी मान लो अपना जूते चप्पल बेचने का काम है, घर में मान लो चाहिए, ठीक है, एक पेयर चाहिए शूज़ का या स्लीपर्स का, तो कौन ला के देगा? अपनी दुकान से लेकर आ जाएंगे। तो ओनर कभी कभी अपनी दुकान का जो माल वो बेचता है वो घर लेकर चला जाता है, थोड़ा बहुत एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक तरीके से ड्राइंग्स ही होती है। तो डेबिट तो आप ड्राइंग्स अकाउंट ही करोगे, डेबिट तो हम ड्राइंग्स अकाउंट ही करने वाले हैं। क्रेडिट करते हैं परचेजेस अकाउंट। मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी गोडाउन से माल कम हो, वेयर हाउस से गोडाउन से माल कम हो, और रीज़न सेल्स नहीं है, सेल्स के अलावा कोई और रीज़न है, तो आपको परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना होता है। तो अमाउंट क्या है भाई? इसका जो अमाउंट लिखा है 5000, ठीक है, इसका अमाउंट है 5000। तो अमाउंट लिखते हैं 5000 रुपीज़। आया समझ? आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम आ गए हैं थर्ड पे। कह रहे पेड 5000 है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है एंट्री इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये थर्ड वाली आप इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको पहले भी समझाई है ये बातें। अगर इंश्योरेंस हम स्टॉक का कर रहे हैं तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा दुकान का खर्चा है, ओनर का खर्चा। प्रोप्राइटर मतलब ओनर का जो खर्चा है, उसकी लाइफ, ओनर की लाइफ का अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो वो ड्राइंग्स माना जाता है, क्योंकि बिजनेस ये कहते हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ये बिजनेस से बोलेगा मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो हम इसको डालेंगे ड्राइंग्स में। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा, ये सब लिख दिया। एक मिनट अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट क्या है इसका। अमाउंट है भाई 5000, फिर से 5000। तो अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे। आसान है बिल्कुल, इजी है। ऐसे क्वेश्चन से ना आपको क्लैरिटी हो गया, पेपर में एक आध एंट्री तो ड्राइंग्स की आनी ही आनी है, तो इनमें से जो भी वेरिएशन है वो हम पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऐसे पहले से अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करके जाने का। कह रहे गुड्स अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं कराई हुई, अनइंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं कराई हुई। 3000 रुपये परचेज कॉस्ट, हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए होता है, उसने कॉस्ट प्राइस दिया, हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिए होता है। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एक बात बताओ, अगर इंश्योरेंस ही नहीं करी हुई, इंश्योरेंस ही नहीं करी हुई और आग लग गई तो मेरा ही नुकसान है ना। मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग ही नहीं सकता, मैंने कभी इंश्योरेंस करवाई ही नहीं, तो मेरा अपना पूरा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अच्छा, इसकी लैंग्वेज बेटा आपने बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, इसकी जो लैंग्वेज है ना,
लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये इसको एज इट इज याद करना, इसकी लैंग्वेज अपने आप से चेंज मत कर देना, ठीक है। टू परचेजेस, सेल करने के अलावा कभी भी गोडाउन में क्वांटिटी माल की कम होगी, आपको परचेजेस अकाउंट ओपन करना है। इसका जो अमाउंट था आई थिंक 3000 था। अब इंश्योरेंस कंपनी की जर्नल वगैरह कुछ नहीं करनी क्योंकि अनइंश्योर्ड है, क्लियर उसने बोला अनइंश्योर्ड है, ठीक है। तो अमाउंट भी 3000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, तो अब आगे करते हैं। और अब यहाँ पर देखो आप, ये जो अपना 5th पॉइंट है और 6th पॉइंट है, ये जो है पिछले जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल में करे, ये दोबारा से कॉपी हो गया यहाँ पे, ये सेम ही है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखो, सेम अमाउंट सेम एंट्री सब कुछ सेम है, तो ये तो मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इवन ये 4th भी रिपीट था, ठीक है, ये 4th भी रिपीट था। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि लास्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये अपने कॉपी हो गए हैं, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला कॉपी हो गया। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, कह रहे सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, 5000 का कह रहे फर्नीचर बेचा, द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। देखो घर का फर्नीचर बेचा, इसकी जर्नल मत करना, हम लोग बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या हुआ, घर का फर्नीचर बेचा, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये जो बेचे 5000 रुपये मिले बेचकर, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब अपने पास कैश 5000 पड़ा है। अब वो कैश, प्रोसीड्स का मतलब होता है ये जो माल बेचकर पैसा आया, इसको बोलते हैं सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है। प्रोसीड मतलब कितना पैसा अपने पास आया। तो यहाँ पे द प्रोसीड्स का मतलब है 5000, 5000 मिला था ना ये फर्नीचर बेच के, तो 5000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं। तो इसकी जस्ट आप एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाउस होल्ड फर्नीचर की मत करना, ठीक है, इसकी मत करना सेल की, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये 5000 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ से आपको पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। और नंबर तुम्हारे कट सकते हैं क्योंकि काफ़ी डेप्थ है। पहली 2 एंट्रीज बहुत ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैं तुम्हारे को एक बार ना डिटेल में बड़े अच्छे से ये समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ ऐसे समझो, आपने जनवरी में कहीं पर आपने काम किया, जनवरी का मंथ है, आपने कहीं पर काम किया, और ना आपने जब यहाँ पे वर्क किया ना, तो आपको पहले ही पता है कि जो पेमेंट मिलेगी, ये काम करने की जो पेमेंट मिलेगी वो अप्रैल में मिलेगी, ये बात पहले से ही पता है। तो जब जनवरी में आप काम कर लोगे ना, तो फरवरी और मार्च के टाइम पर आप पता है क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि आपका जो इंटरेस्ट है या जो इनकम है वो अक्रूड तो है, अक्रूड तो है मतलब मुझे मिलनी तो चाहिए, मैंने अर्न तो कर ली, मुझे मिलनी तो चाहिए, लेकिन वो भी ड्यू नहीं हुई, बट नॉट ड्यू। ड्यू इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले से ही पता था हमारे को, जनवरी में ही पता था कि जनवरी में पता था कि पैसा तो अप्रैल में ही मिलेगा। तो जनवरी में जब हमने काम कर लिया तो हमने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया, लेकिन अभी तक पैसा ड्यू नहीं हुआ क्योंकि पहले ही पता है बाद में ड्यू होगा, ठीक है। तो फरवरी मार्च में हम ऐसे सोचेंगे। लेकिन मान लो अगर जनवरी में आपने काम किया और जनवरी के एंड में ही आपको यहाँ पर पेमेंट मिलनी चाहिए थी, ठीक है, जनवरी में आपने काम कर, जनवरी के एंड में ही आपको पेमेंट मिलनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड तो है बट एट द सेम टाइम ये ड्यू भी हो गया है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल में कभी भी अगर आप बात करोगे इस वाले एग्जाम्पल में, तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ठीक है। मतलब मिलना भी चाहिए हमें, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं मिला। आई बात समझ, इससे तुम्हारे को ये इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें अभी इससे पहले समझाया था वो था इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का मैंने तुम्हारे को मीनिंग समझाया, ठीक है। अब इसी का आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे देखो ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो मतलब मिलना तो चाहिए लेकिन मिला नहीं है। तो आप इसको लिखोगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू टू इंटरेस्ट, ठीक है। ये जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, आपको ऐसे समझना है कि भैया ये तो एसेट नेचर है ना, पैसा मिलना चाहिए लेकिन अभी नहीं मिला, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड मिलना चाहिए लेकिन ड्यू भी हो गया लेकिन नहीं मिला, तो एसेट नेचर है, बाद में पैसा आएगा, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट। और इंटरेस्ट है ना क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ठीक है, फायदे की चीज़ है क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। अच्छा अमाउंट क्या है इसका 5000, तो अमाउंट लिखेंगे 5000। अब ये बहुत अच्छी एंट्री सीधा पेपर में आ जाएगी और फिर वहाँ पे ना नंबर कट जाएंगे, तो इसको अच्छे से करके जाना है। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना 3000 इज ड्यू फॉर रिसीट ऑन 30 जून। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मार्च तक की बात कर रहे हैं, मार्च, और इसके बाद ये साल खत्म है ना, अप्रैल मई और जून एंड, कह रहे जून 30 को यहाँ पे ड्यू डेट है, ठीक है, ये आपकी ड्यू डेट है, ठीक है, ये आपकी ड्यू डेट है। तो मार्च के एंड में आप क्या सोचोगे
कि आपका इंटरेस्ट आपने कमा तो लिया, अक्रूड तो है, बट अभी ड्यू नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट आनी बाद में, पहले ही पता भाई पेमेंट 3 महीने लेट है, ठीक है, पहले ही पता पेमेंट लेट है। तो इससे एग्जांपल में बोलेंगे कि इंटरेस्ट अक्रूड तो है, लेकिन मार्च के दिन हम एंट्री कर रहे हैं, हम एंट्री किस दिन कर रहे हैं, हम इस दिन एंट्री कर रहे हैं, तो इस दिन तो हम बोलेंगे ना अभी ड्यू नहीं है, ठीक है, मिलना तो चाहिए लेकिन अभी ड्यू ही नहीं है, उन्होंने पहले ही बोला पैसा लेट आएगा, तो आप इसको बोलोगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है, बट नॉट ड्यू, ये भी एसेट नेचर है, बाद में मिलेंगे पैसे, ठीक है, बाद में मिलेंगे पैसे, ठीक है, बाद में मिल जाएंगे। क्रेडिट सेम टू इंटरेस्ट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन सेम रूल्स लग रहे हैं। इसका अमाउंट है 3000, ठीक है, इसका अमाउंट है 3000 रुपए। आया समझ, बहुत बढ़िया आसान सा चीज़ है ये। अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे सैलरी पेबल टू द स्टाफ 25,000, पेएबल, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज देखो पेएबल, पेएबल का क्या मीनिंग है कि मुझे पे करना तो चाहिए था, मैंने अभी पे नहीं किया, कर्जा चढ़ गया, करनी तो चाहिए, तनख्वाह देनी तो चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक दी नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, अब मेरी बात सोचो ज़रा, ध्यान से सुनो ज़रा, इसको हम बोलते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग, कर्जा चढ़ गया ना, सैलरीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे डेबिट आप क्या करोगे, सैलरीज अकाउंट। इन एंट्रीज को करने का सिंपल सा फंडा ये होता है, एसेट या लायबिलिटी पहचान लो, जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, बाद में देंगे, कर्जा चढ़ गया, ये क्रेडिट, दूसरी चीज सामने डेबिट, दूसरी चीज मतलब सैलरीज, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू नेचर पहचान लिया, एसेट है, दूसरी चीज क्रेडिट कर दो, ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू नेचर पहचान लिया, एसेट है, इंटरेस्ट बची हुई चीज सामने डाल दिया, यहाँ पे लायबिलिटी पहले पहचान ली तो सैलरीज सामने डाल दी। ये ऐसे करने का इसका एक तरीका होता है इन एडजस्टमेंट एंट्रीज का। तो 25,000 रुपए। और राइट, अब नेक्स्ट करते हैं, देखो सेम अप्रोच से करेंगे अब हम नेक्स्ट। कह रहे आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल का रेंट हमने अभी पे कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है एसेट, तो पहले नेचर पे जाना, प्रीपेड रेंट का नेचर होता है एसेट, तो एसेट को कर दिया ना डेबिट, तो ये दूसरी चीज को सामने डाल दें, तो रेंट को सामने डाल देंगे क्रेडिट में, तो प्रीपेड रेंट हो गया डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ऐसे हम आराम से इसकी जर्नल एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाना है 50,000 की चीज़। डेप्रीसिएशन क्या होता है भाई, चीज़ की वैल्यू गिरने, जैसे तुमने फ़ोन लिया, मान लो तुमने भाई 50,000 रुपये का फ़ोन लिया, 6 महीने बाद उसकी कीमत क्या होगी, ठीक है, तुमने बोला भैया उसकी कीमत होगी 35,000, 6 महीने भाई हमने फ़ोन यूज़ किया, चलाया है, गेम खेली उस पर दबा के, तो वैल्यू तो गिरेगी ना उसकी। तो ये जो 50,000 से 35,000 आया, ये जो 15,000 से उसकी वैल्यू गिर गई, जितना फॉल आया 15,000, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो 50,000 का फर्नीचर की वैल्यू कह रहा है 10% से गिरा दो, तो 50,000 का 10% निकाल लोगे तो हमें पता चलता है कि 5,000 रुपये से वैल्यू अपनी फर्नीचर की गिरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे 50,000 कहीं मत लिख देना, खाली गिरावट का अमाउंट लिखना है 5,000 रुपये। अच्छा, फर्नीचर क्रेडिट क्यों हो रहा है, एसेट की वैल्यू गिर रही है ना, एसेट कम होने पे क्रेडिट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर कॉस्ट इतना। भाई मान लो मेरा लकड़ी का ही काम है, लकड़ बेचता हूँ, तो अगर मेरे को अपनी दुकान पे चेयर बनानी है या टेबल बनाना है तो मेरे पास कारीगर होगा, मैं उसको बोलूँगा यार हम लकड़ बेचते हैं, बाहर से थोड़ी खरीदेंगे, अपनी दुकान की लकड़ का यूज़ करके चेयर टेबल बना लेते हैं। तो दुकान में हमने फर्नीचर बनाया, ठीक है, और हमने दुकान का ही माल यूज़ कर लिया, तो फर्नीचर बन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। आप ध्यान से सोचो, फर्नीचर बन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट बनने पे बाहर से पैसा खर्च करके फर्नीचर लाता तो टू कैश करते, अगर बाहर से पैसा खर्च करके फर्नीचर लाता तो टू कैश करते। दुकान का माल यूज़ कर लिया तो माल दुकान का कम हो गया, ठीक है, गोडाउन से माल कम हो गया और माल मैंने बेचा नहीं, वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी गिर गई और मैंने सेल नहीं किया, तो परचेजेस अकाउंट आपको लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखना है, ठीक है, परचेजेस के सामने हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो 1,500 रुपीज़। इसके बाद अपने पास एक और है, कह रहे रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, ठीक है, कमीशन मिली है 10,000 रुपये की बाय चेक,
हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ठीक है, मतलब कि 5,000 रुपये का एडवांस आया है और बाकी हमने कमाया होगा। ठीक है, बाकी तो हमने कमाया है। तो बाय चेक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख सकते हो आप। ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, जो मैं करा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। एक बारी इसमें एक तरीका ये होता है कि 10-10 हज़ार की एंट्री करी, फिर अगली एंट्री करी एडजस्टमेंट की। ठीक है, कई स्कूल में ना इसको ब्रेक करके 2 एंट्रीज में सिखाता है, मैं तुम्हें ज़्यादा इजी वे में सिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट है, 10,000 रुपये का चेक आया, जिसमें से 5,000 रुपये का तो मैंने कमाया है और 5,000 रुपये का मेरे को एडवांस मिला है। अकाउंट्स में एडवांस मिलना लाइबिलिटी नेचर होता है, क्योंकि हो सकता है हमें वो पैसा रिफंड करना पड़ जाए। बंदे ने मुझे एडवांस दिया, हो सकता है बाद में वो मुझसे माल ही ना खरीदे, तो मुझे पैसा वापसी करना पड़ सकता है। तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी नेचर है एडवांस रिसीव करना, तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये आपका दोबारा से आ जाएगा 5,000 रुपये से। तो पूरा क्वेश्चन अपना डन है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें करा रहा हूँ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। एक तो तरीका ये है, जर्नल लिखवा देता हूँ, तुम रट ही लोगे। ठीक है, मुश्किल तो लगेगी नहीं, बट कोशिश करो चीज़ों को समझने की। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान के लेते हैं अपना अकाउंट्स का रूल क्या है कि जो अपना ओनर है, ठीक है, जो अपना ओनर है और जो अपना बिजनेस है ये अलग अलग है। ठीक है, जो ओनर है उसको अलग मानते हैं और उसी की दुकान का जो नाम है, जो बिजनेस है, जो दुकान का नाम है, उसको हम लोग अलग अलग मानते हैं, सेम नहीं मानते। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उसको बोलते हैं कैपिटल। इसको हम एक और आसान एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप कल को 18 ईयर्स के हो गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना बैंक अकाउंट खोलोगे। ठीक है, तो जब तुम अपना बैंक अकाउंट खोलोगे तो तुम बैंक में कुछ पैसा जमा कराओगे ना। सपोज करो तुम 18 साल के हो और तुमने अपने बैंक में, तुम्हारा अपना बैंक है और तुमने उसमें जमा करा दिए भैया कुछ पैसे। तो फॉर एग्जांपल तुमने 10,000 रुपीज़ जमा कराए, तो बैंक के पास आपका जो पैसा जमा पड़ा है ना, बैंक आपको इस पैसे पे इंटरेस्ट देता है। तो हर साल बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, वो आपकी कमाई है, तुम्हारा फायदा है। तो बैंक तुम्हारे को इस अमाउंट पे, ये जो 10,000 रुपये तुमने रखे हैं, बैंक इस अमाउंट पे तुम्हें इंटरेस्ट देगा, जो कि क्या है, फायदा है, तुम्हारा फायदा है। लेकिन बैंक के लिए फायदा थोड़ी, बैंक को तो तुम्हें 10,000 रुपये ब्याज देना है। तो बैंक के लिए ये जो इंटरेस्ट है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा तो वो जो इंटरेस्ट का नेचर है वो एक्सपेंस है। बैंक को तुम्हें ब्याज देना नुकसान है। अब इसी में यू की जगह ओनर सोच लो, बैंक की जगह बिजनेस कर लो, क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग है। तो ओनर ने जब अपनी दुकान में पैसा डाला तो बिजनेस कहेगा भाई कि मुझे ना ये जो पैसा तुम्हारा मेरे पास पड़ा है ना, इस पैसे में मुझे तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, जैसे बैंक हमारे को देता है, क्योंकि ओनर और उसका बिजनेस अलग अलग है। अकाउंट्स में ऐसा रूल है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है। तो बिजनेस इस कैपिटल पे, जितनी भी कैपिटल है, ठीक है, लेट से 1 लाख है, तो इस कैपिटल पे वो एक इंटरेस्ट देगा जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सारी जर्नल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भी नहीं, 5,000, वो अलाउ भी बोल रहे हैं, अलाउ मतलब हमें देना है, हम कौन है, बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, ये 5,000 हम दे देंगे। अब बात ये उठती है कि ये इंटरेस्ट हम दे किसको रहे हैं, बिजनेस ये इंटरेस्ट दे किसको रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है ओनर को। और ओनर का अकाउंट का नाम क्या, आपने इतनी सारी जर्नल करी, बहुत सारी जर्नल करी, कहीं पर ओनर अकाउंट है, कहीं पर भी हमने ओनर का अकाउंट डेबिट किया या क्रेडिट किया, ओनर का अकाउंट। ओनर का अकाउंट का बिजनेस में नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो ओनर का ही है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है कैश टू कैपिटल, तो अगर ओनर का नाम है राम, तो कैश टू राम्स कैपिटल, ये होता है ओनर का अकाउंट। ठीक है, राम की ही कैपिटल, वो तो एक ही ओनर है, इसलिए राम्स कैपिटल लिखने में कोई सेंस नहीं है। राम का बिजनेस है, राम की ही कैपिटल है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इसके पीछे का लॉजिक रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला अकाउंट कैपिटल, क्योंकि दे किसको रहे हैं हम ये पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा हम दे किसको रहे हैं, ओनर को दे रहे हैं। तो ओनर का अकाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगेन अब आप यहाँ पे एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं।
तो ओनर है और ये उसका बिजनेस है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो बिजनेस में ना कुछ पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जैसे कैपिटल जो इन्वेस्टेड है। अब ओनर को घर चलाने के लिए ना कैपिटल में से कुछ पैसा बार बार निकालना पड़ता है। तो अगर बिजनेस में से पैसा निकालेगा ओनर, बिजनेस में से पैसा निकालेगा ओनर, तो इसको हम बोलते क्या है, ड्राइंग्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंसान है, ये दोनों अलग अलग इंसान है, तो जो अगर बिजनेस में से पैसा निकलेगा, गल्ले में से पैसा निकलेगा, तो बिजनेस में पैसे की कमी नहीं हो जाएगी, बिजनेस में कैश की कमी हो जाएगी। तो बिजनेस कहते हैं ये जो मुझे बार बार कमी होती है कि तुम पैसे निकाल लेते हो, तो बिजनेस कहता है मेरे को डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करने में दिक्कत आती है, तो इस बात का तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम इस बात के मुझे पैसे दो। तो ओनर बिजनेस को कुछ पैसा देता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, ठीक है, क्योंकि ओनर देता है। क्यों देता है ये मैंने तुम्हारे को समझाया। अब इसकी जर्नल करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से फायदा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फायदा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। आया समझ की नहीं है। अच्छा ये दे कौन रहा है, ये दे रहा है ओनर। ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सामने वाली साइड डेबिट, एक ही साइड बचे, तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। इसके पीछे का रीजन क्या है, कैपिटल कम हो रही है ना, ओनर पैसे दे रहा है तो ओनर का पैसा कम हो रहा है, तो ओनर का अकाउंट में से पैसे कटेंगे, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। अमाउंट देख लेते हैं भाई, अमाउंट कितना है, 600 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे अमाउंट, ठीक है। अगर आपको ये कहानी समझ आई तो बढ़िया, नहीं समझ आई तो एक बार फिर से पीछे जाकर सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चल जाओ। और फिर भी नहीं समझ आ रही तो यार एंट्रीज लर्न करके जाना, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और ये होता है आपका ओपनिंग जर्नल एंट्री का, ठीक है। ओपनिंग जर्नल एंट्री में 2 वेरिएशंस आती है, मैं दोनों चीज़ें इसी में ही तुम्हें समझा दूंगा, आसानी है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे बैलेंस शीट लिखेगा, एसेट्स के नीचे लायबिलिटीज नीचे। कभी कभी यही बैलेंस शीट ना पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिख देगा, लैंड एंड बिल्डिंग इतना, सेम डेटा दे देगा बट कॉमा कॉमा लगाएगा, कॉमा कंप्यूटर्स इतना, कॉमा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इतना, तो ऐसे ना पैराग्राफ फॉर्मेट में दे देगा, सेम ही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है। अच्छा जितनी एसेट्स हैं सबको करोगे जर्नल में डेबिट, ठीक है। मतलब कितने डेबिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अकाउंट को करोगे डेबिट। कैसे डेबिट करने, ये देखो, इसको आपने सीधा इकट्ठा डेबिट मारना है, ठीक है, ये सारे इकट्ठे आपने करने हैं डेबिट। आया समझ। इसके बाद अच्छा इनकी वैल्यूज भी देख लो, वैल्यूज देख लेते हैं, और वैल्यूज भी आपने यहाँ पर ऐसे लिख लेनी है, ठीक है, सब डेबिट करना है। अच्छा इसके बाद लायबिलिटीज देखो, जितनी लायबिलिटी दिख रही है 1 2 3 4 5, ये सारी लायबिलिटी करोगे क्रेडिट। याद रखना एसेट्स हमेशा डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कर दी ये लायबिलिटीज क्रेडिट, और इनके सामने हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज़ बताता हूँ, एक तो यहाँ डेबिट नहीं लिखा हुआ, ये डेबिट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सबके साथ डेबिट लिख देते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं ये डेबिट मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप ध्यान से देखो, कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में तो गिवन है 1 लाख, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। जो वेरिएशन में बता रहा था, वेरिएशन ये आएगी, पैराग्राफ वाला जो फॉर्मेट होगा उसमें ये होगा, आपको कैपिटल की वैल्यू मिसिंग होगी, आपको खुद से सोचना, आपको ना सारी आइटम दे देगा, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा होगा कैपिटल, क्वेश्चन में कैपिटल का कहीं जिक्र ही नहीं होगा, क्वेश्चन में कैपिटल का कहीं जिक्र ही नहीं होगा। तो अब आपको ना यहाँ पे टोटल करने, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आप देखोगे मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये साइड बड़ी आ जाएगी भाई, एक आइटम जो मिस कर देगा वो क्वेश्चन में जान के गायब कर देगा, इसमें नहीं करी वैसे कर देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैपिटल, और आप क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जितनी आइटम्स है सबको प्लस करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे ये सारे आइटम्स का। तो बैलेंसिंग फिगर के हेल्प से आप कैपिटल निकालोगे। इस क्वेश्चन में तो गिवन है, बट अगर नहीं गिवन होगी तो ऐसे कैपिटल निकालेंगे, बस यही एक वेरिएशन आता है बेसिक सा, और ये आप यहाँ पे लिख दोगे। अच्छा इसकी नरेशन मैं तुम्हें बताया था, इसकी नरेशन कैसे लिखनी है, तो नरेशन आपको थोड़ी सी याद करके जानी पड़ेगी। बीइंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बीइंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, ये याद करके चले जाना। इसकी नरेशन ही सिर्फ याद करनी है, बाकी किसी की भी नरेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जर्नल चैप्टर का 1 शॉट विद कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से मैंने करवा दिए। जो भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट आपने ज़रूर करना है।